जय श्री महाकाल, जय मध्य प्रदेश। स्वागत है गाइस आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल रवि डिजिटल आर्ट ब्लॉग्स में। और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र सोनवानी। गाइस आज वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी सामान्य के द्वारा आयोजित अनुभूति को कार्यक्रम की फ़ोटो एवं वीडियोग्राफी करने के लिए मैं कांदरी घाट जा रहा हूं। इस कार्यक्रम में शासकीय हाई स्कूल कालीमाटी और शासकीय माध्यमिक शाला कालीमाटी के विद्यार्थी भाग लेने जा रहे हैं। आइए आपको सामने का वीडियो दिखलाता हूँ। स्कूली विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने हेतु वन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
अनुभूति सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, अनुभूति एक रिश्ता है, एक प्यारा सा रिश्ता। रिश्ता जंगलों से, रिश्ता नदियों से, रिश्ता वन्य प्राणियों से, रिश्ता प्रकृति से। प्रकृति जीवन के हर रंग को खुद में समेटे हुए है, और जब ये नन्हे कदम प्रकृति के रंगों के करीब पहुँचे तो ये रंग छिटक कर उनकी कलाओं में उभर आए और ये बच्चे प्रकृति के रंग में सराबोर हो उठे। पता है आज क्यों बुलाया गया, क्या करने वाले आज आप आपके साथ, है ना? क्या ऐसा बताया गया कि टाइगर दिखाने वाले हैं या कुछ नहीं? क्या पता है आज का कार्यक्रम कौन सा है? अनुभूति कार्यक्रम। अनुभूति मतलब क्या होगा? अनुभूति यानी अनुभूति कार्यक्रम का मकसद है आपको पहली चीज़ तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रूबरू कराना, उनसे परिचय कराना, ठीक है ना? परिचय कराना जिससे आप लोग उनके भी सहयोगी हो सके, ठीक है? कैसे सहयोग कर पाएंगे आप लोग? आप लोगों को शामिल किया जा रहा है। पहली चीज़ तो शेड्यूल बता दूँ। शेड्यूल ये रहता है कि सुबह 7 बजे हम लोग आपको बुलाते हैं, उसके बाद बर्ड वॉचिंग करते हैं, 9 बजे नाश्ता होता है और 9 बजे के बाद में नेचर ट्रेल पे जाते हैं, 1 बजे खाना खाते हैं, फिर यहाँ कुछ चर्चा होती है, आपकी एक एग्ज़ाम भी होती है छोटी सी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन के, कुछ गेम्स वगैरह करवाते हैं और शाम तक बच्चे लोग हंसी खुशी घर जाते हैं, ठीक है ना? शाम के 5 बजे तक का शेड्यूल है। इस प्रकार का कार्यक्रम है और वाकई में ये कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। कार्यक्रम जो हो रहा है MP इको टूरिज्म बोर्ड की ओर से हो रहा है। किसकी तरफ से हो रहा है? MP इको टूरिज्म बोर्ड, जिसका वो सिंबल दिख रहा है साइड में, MPEDB, ठीक है? MP इको टूरिज्म बोर्ड, उसके ओर से। और कार्यक्रम पूरा मतलब इन्हें सारी जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं? तो इधर इस साइड में सिंबल बना हुआ का है वन विभाग का, ठीक है ना? वन विभाग ये कार्यक्रम आयोजित करवा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे सभी वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से आप लोगों की मुलाकात होगी, उन लोगों से डायरेक्ट बॉन्डिंग आपकी बनेगी, जिससे आप लोग उनके सहयोगी हो सकेंगे, ठीक है? जो आप लोगों को ये गाइड करने वाला, सारी चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, ठीक है? मेरे साथ में महेंद्र ढौरे जी हैं, ये भी आपको जानकारी देंगे, पेड़ पौधे के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। और पीछे आप देख सकते हैं, पीछे मुड़ के देखिए, वैदराज जी पीछे बैठे हैं, उनको जड़ी बूटियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, वो आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट अमला क्या काम करता है, इसके लिए पूरी जानकारी के लिए मौजूद है सामने जो रेंज ऑफिसर मैडम है, डिप्टी रेंजर सर है, चौहान सर, और साथ ही सभी लोग ये सहयोग करेंगे, ठीक है? अगर आप लोगों को जानना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे शामिल हुआ जाता है तो वो भी सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी, कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? इतना परिचय काफ़ी है। बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारी से आप लोगों को परिचय कराएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है? थोड़ी देर बाद परिचय कराएंगे। अभी हम लोग पहले परिचय किससे करा रहे हैं? पक्षियों से। पक्षियों के बारे में क्या जानते हैं, पक्षी क्या कैसे हो रहे हैं? तो पक्षियों के बारे में थोड़ी सी तो चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि पक्षी दिख नहीं रहे तो पक्षी को यहाँ देख लेते हैं और उसके बाद नेचर ट्रेल पे जाते हैं, है ना?
पक्षी दर्शन का समय गुजर चुका है, इसलिए पक्षी के बारे में जानकारी बताते हैं। पक्षी अंडे भी देते हैं, ठीक है ना। चमगादड़ अंडे नहीं देता, क्या देते हैं, डायरेक्ट बच्चे देते हैं और दूध पिलाते हैं। इसलिए चमगादड़ मैमल्स है, ना कि एविस, ठीक है। पक्षी नहीं है, वो क्या है, स्तनधारी है, ठीक है। पक्षियों की और कई सारी विशेषता दी हुई यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। उनकी हड्डी जो होती है वो कैसी होती है, खोखली होती है, वो हार्म ब्लडेड होते हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, फटाक से खा भी लेते हैं और फटाक से रिश्ता भी फास्ट कर लेते हैं, पक्षियों की विशेषता, ठीक है ना, सारी चीज़। अब पक्षियों को देखिए, फटाक से कुछ पक्षियों के बारे में बता देते हैं जल्दी जल्दी, और फिर नेचर ट्रेल पे हमको जाना है, जंगल जाना है। फर्स्ट पेज, ठीक है, हाँ, इसमें पेज नंबर 55 देख लीजिए। मैं पक्षी के बारे में आपको बता देता हूँ, फिर रास्ते में जो ये पक्षियों से कोई दिखेगा ना तो अपन उनको भैया हो गया। कैसे पहचानोगे, दिख रहे हैं इसमें, कैसे पहचानोगे, आप खुद देखो, कांटे कांटे दिख रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है ना, जो दिखता है वैसे ही पहचान। चलो हो गया। फूल देखा है इसका, कैसे कलर का होता है, गुड। चयन करते हैं, गोलाई रहती है ना, कुछ मतलब हम लोग की कुछ मार्किंग वो रहते हैं, उसके हिसाब से फिर हम इसको कटवाते हैं, है ना। और इधर ये अपना जलाऊ का चट्टा रखा हुआ है, ये जलाने के लिए है। ये वाला इमारती लकड़ी है ये, तो अपने घर में जो फर्नीचर वगैरह। बीज से या छोटा हमने पौधा लगाया, वो बड़ा होगा, कब तक बड़ा होगा उसकी एक आयु है, ठीक है। जब हम और ज़्यादा उसका अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा। एक हम साधारण भाषा में अगर समझे, पौधा लगाया, पौधे से क्या बनेगा, वृक्ष बनेगा, या तो 20 साल में बनेगा, 40 साल में बंद हो जाएगा। आप भी जैसे छोटे थे पहले, अभी इतने बड़े हो गए, फिर और बड़े होंगे 60 साल 70 साल तक, उसके बाद क्या होगा, एक उम्र ऐसी आती है, उसके बाद हमारी ऊंचाई बढ़ना कम हो जाती है, और फिर कैसे हो जाएंगे, है ना, पेड़ के जैसे। ऐसा होता है क्या। तो हर एक चीज़ की क्या है, एक समय सीमा होती है, उस समय सीमा के बाद उसमें वृद्धि होना कम हो जाता है, पतन होगा। तो वन विभाग में या वन वर्धनिक जो काम होते हैं, उसमें किन पेड़ों को काटा जाना है, उसके लिए हर एक प्रजाति की एक निश्चित गोलाई तय की है कि इतनी गोलाई अगर पेड़ की आ गई तो हम उसका विदोहन कर सकते हैं, ठीक है, काट सकते हैं। अब देखो बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, अब ये बताओ आप लोग सोचकर सबको क्यों नहीं काटा। अगर सभी को काट देंगे तो क्या होगा बताओ, पूछ के बताओ। हाँ हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो, किसने कुछ कहा, बोलो सोचो ना भाई। सब्जी गोलाई नहीं है। हाँ, एक ये कारण हो गया कि सबको क्यों नहीं काटा, सभी उतनी गोलाई के नहीं है। जैसे सागौन है 135 सेंटीमीटर की गोलाई होना चाहिए, अभी जो पहला सागौन देखा वो छोटा ही है। और कोई दूसरा कारण बताओ, हाँ बोलो बोलो बेटा। चलिए ठीक है, उम्र और गोलाई एक और हो गया, दूसरा और कारण सोच के बताओ। हाँ बोलो। हाँ, ऊंचाई कम रहती है, ठीक है। ये ऊंचाई, उम्र, गोलाई, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। और सोचो, इसके अलावा सोचो, अगर सभी को काट देंगे तो जगह कैसी हो जाएगी, वीरान हो जाएगा ना, फिर वृक्ष बचेंगे क्या। एक वृक्ष को आने में 100 साल लग जाते हैं, 80 साल लग जाते हैं। अगर हमने एक साथ काट दिए तो वृक्ष आ पाएंगे क्या। इसलिए हम क्या करते हैं, एक निश्चित जगह में देखते हैं कि हमारा कम से कम और अधिक से अधिक गोलाई का वृक्ष कटे, ठीक है। ऐसा गेप क्रिएट ना हो, वीरानपन यहाँ पर ना आए, ठीक है। तो और भी इसमें और भी सिद्धांत होते हैं जिनको हम ध्यान में रख के वृक्षों का क्या करते हैं, विदोहन करते हैं। हमको ये भी क्या देखना है कि हमारा जो विदोहन है
वो कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने सभी पेड़ काट दिए और हमारा जंगल ही नहीं बचा। ठीक है, और आने वाले समय में मास्टर ट्रेनर भी हैं, बाकी लोग भी आपको और समझाएंगे। किसी को कुछ पूछना है और चलते चलते चारों तरफ भी देखो, कोई वृक्ष अगर पहचान में नहीं आता है वो भी पूछो। ठीक है ना। इसकी पत्तियों का उपयोग चमड़ा पकाने में करते हैं। दिया हुआ है यहाँ पे, तने से खाने योग्य गोंद का स्राव होता है और आता है। इसके मतलब इसके मतलब ये जो है इसका तना, इसके डिफरेंट कलर जो पैटर्न है इससे पहचान सकते हैं, थोड़ा पीले कलर का दिखा देगा। ठीक है, और इसमें जो फूल भी आएंगे, फूल का भी दिया हुआ है इस प्रकार से, छोटे छोटे ऐसे गुच्छे जैसे ये बनेंगे। ठीक है, पहचान नहीं, क्या नाम है इसका? जो लकड़ी रखी जाती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ट्रिक मिला तो पहचान। हाँ वो ट्रिक में पहचाने आपने। हाँ, रेलवे ट्रैक के नीचे स्लीपर बनाई जाती तो उससे मतलब जो चॉकलेट बनाई जाती है, सबसे महंगी चॉकलेट उसी से बनाई जाती है उसके से। और जो फल होते हैं उससे ऑयल जो निकलता है, ऑयल से क्या बनाते हैं? साबुन वगैरह बनाते हैं। वो छत्तीसगढ़ साइड में मैंने देखा था एक जगह बहुत ज़्यादा, इधर शायद साल इधर नहीं होते, ताज़ा बहुत मिलेंगे। हाँ जी, उपयोग में आती है। लुभान, हाँ लुभान वो बनाते हैं। तो वो है, साल के बारे में भी यहाँ दिया हुआ है बुक में, हालांकि वो पेड़ नहीं दिखा पाएंगे लेकिन ठीक है। तो बेल देख लिए, और ये क्या देख लिया आपने? फावड़ा, पहचान लेंगे आप इसको। ये तो सेमल हो गया। सेमल के, हाँ आप लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं कराए सेमल से। ये सेमल है, इसकी पहचान दिखेंगे, कांटेदार है। ये अपनी सुरक्षा के लिए इसे पेड़ ने बनाया, ठीक है ना, अपनी सुरक्षा के लिए। ये थोड़े से खोखले होते, मतलब मैंने हार्ड होगी इसकी लकड़ी। ठीक है, इसकी लकड़ी का उपयोग क्या क्या किया जाता है? जो बक्से बनाते हैं ना, लकड़ी के बक्से आपने देखे होंगे, तो लकड़ी के बक्से इसी से बनाते हैं। और माचिस की लकड़ी जो होती है ना, तो वो भी इसी से बनाते हैं। फटाक से माचिस जैसे जलाते हैं तो फुसफुसी लकड़ी होने की वजह से बड़ी जलती है, तो माचिस की लकड़ी। और इसके जो फूल आएंगे कैसे कलर के होते हैं पता है ना? लाल कलर के। तो ठीक है ना, तो रंग बनाने में भी काम आता है। और इसके कपास निकलता है, ठीक है ना, उसके फल जो होंगे उससे कपास निकलेगा, तो वो कपास रुई वगैरह, वो गद्दे वगैरह बना के भी काम में आता है। तो ये बहुत काम का पेड़ है। क्या नाम है इसका? सेमल। कॉमन ग्रास एलो, ये आमतौर पे दिखाई देगी, ठीक है ना, जो अधिकतर दिखाई देती है उसके बारे में बता रहे हैं। पीले कलर की जो दिखाई देगी वो क्या है? कॉमन ग्रास एलो, पेज नंबर 69। और ज़्यादा दिखाई देगी तो ब्लैक कलर की, ब्लैक एंड व्हाइट जो ये स्पॉट्स रहते हैं, तो कॉमन सेलर ज़्यादातर ये दिखती है। हाँ सुनो, तितलियाँ क्यों जरूरी है प्रकृति में? बताएं कोई? तितलियाँ इस प्रकृति में सबसे सुंदर कोई रखते हैं, वो तितलियों में इतने सारे कलर पैटर्न है कि बता नहीं सकते। आपका एक मकान होता है ना, तो आप सोच में पड़ जाते कौन सा कलर लगाओ, है ना, कौन सा कलर लगाओ। एक इसमें ऊपर वाले ने इतने सारे, प्रकृति ने, ऊपर वाले ने, प्रकृति ने इतनी सारी तितलियाँ बनाई, उसके कलर पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट। तो जब इंसान को कलर के कॉम्बिनेशन के बारे में समझ में नहीं आता, जब उसके दिमाग की बत्ती जलती नहीं है, तो वो तितलियों के कई सारे कलर पैटर्न को फॉलो करता है। और उसी पे राजस्थान में बहुत सारी साड़ियाँ बनती है ना, तो उनके कलर पैटर्न, कलर कॉम्बिनेशन को देख करके कई सारी डिजाइन बनाई जाती है। तो प्रिंटिंग में तितली के कलर कॉम्बिनेशन को फॉलो किया जाता है, पहला, ठीक है ना। दूसरा, तितली क्या फायदा करती है? और सुनो इधर, तितली क्या फायदा करती है प्रकृति के लिए? क्या करती है? कोई एक बोले, जोर से बोले। सुंदरता बनाती किसकी? प्रकृति की सुंदरता। चलो देखने में अच्छा लगता है, ये हो गया। और क्या करती है अच्छा काम? तो मैंने क्या बोला? हाँ, फूलों का रस चूसती है, उसे परागन यानी वो जो होता है परागन वो करवाती है। एक फूल पे बैठती है, देखो फूल भी मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है ना, तो एक जगह से बैठ के दूसरी जगह जब पराग को पहुंचाते हैं तो ये परागन होते हैं, इस प्रकार से इसमें सहायक होते हैं, ठीक है। ये फायदा हो गया। और कोई फायदा तितली? इसको अलग अलग उम्र, इसकी उम्र लगभग कितने साल की होती है? 4 साल। 4 साल होती है, ठीक है। तो ये झाड़ी के रूप में रहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होती है मालूम है? सबसे ज्यादा अगर जंगल की आग के लिए जिम्मेदार है तो ये भी है, ठीक है ना। इसके पत्ते ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा ज्वलनशील होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जंगल में आग लगने का खतरा जहाँ पे बांस आएंगे वहाँ पे होता है, ठीक है ना।
इसको इसकी उम्र के हिसाब से, हेलो, इसकी उम्र के आधार पे अलग अलग साल में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे करला पहले साल में, फिर दूसरा नाम क्या है मोहिला, और लास्ट में पकिया। जब उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं पकिया वाली कंडीशन में, तब उसको कटिंग किया जा सकता है। चलो पेज उसमें लिखा बुक में देखो, हल्दू, पेज नंबर कौन सा है हल्दू का? पेज नंबर 19 नंबर का दूसरा पेड़ देखिए, 19 नंबर में इसमें एक विशेषता देखिए, पेज नंबर 19 में है, बीच में गैप है। इसको छीलोगे तो हल्दी जैसे होता है, हाँ पीला एकदम। तो ये एकदम पीले कलर की इसकी कास्ट अलग पहचान में आएगी, और इसे पत्ती कैसी हृदयाकार रहेगी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कास्ट पीली कठोर मजबूत फर्नीचर और मकान और कृषि उपकरणों में काम में आती है, हार्डवुड की। जी, तो इसको डिफरेंट पहचान लेंगे ना, इसके पत्ते बड़े साइज के होते हैं, हार्ड के साइज। ये हार्ट पीला कलर का होता है। इसका नाम शायद एडिना कार्डिफोलिया, एडिना कार्डिफोलिया है। तो कार्ड यानी समझ में आ रहा है हार्ड, ठीक है ना। तो चूंकि इसकी पत्तियां हृदय के आकार की होती है, इसलिए इसको एडिना कार्डिफोलिया कहा जाता है। वो कहीं हो जो हमको ना बीज देते हैं और ऐसे पेड़ जो टूट गए हैं या जो बढ़ नहीं सकते और आड़े टेढ़े हो, इनको और जिनके आजू बाजू बहुत सारे छोटे छोटे वृक्ष हो, तो उनको बढ़ने के लिए ऐसे पेड़ों को काट दिया जाता है और फिर इनको काट करके एक व्यापारिक दृष्टिकोण से काटा जाता है ताकि इनकी लंबाई बेच सके उस हिसाब से, ताकि इनको हम डिपो ले जाकर बेच सके। कोई चीज बिकेगी कब? जब वो अच्छी हो, गुणवत्ता पूर्वक हो, ठीक है। और हमने आप छोटा पेड़ अगर काट दिया तो उसकी कीमत आएगी क्या? तो हमारे जो वन वर्धनिक सिद्धांत है, नियम है, उसमें हर वृक्षों की एक निश्चित गोलाई दी है। चारों तरफ देखो पेड़ दिख रहे हैं, कोई छोटा होगा, कोई ज्यादा गोलाई का होगा। तो हर एक प्रजाति के लिए एक गोलाई निश्चित की है कि उस गोलाई का अगर वो वृक्ष हो, ठीक है, और उसके आसपास पर्याप्त पुनरुत्पादन हो, कि अगर हम उसको काट दें तो उसके पास आसपास के जो वृक्ष हैं उनको पर्याप्त क्या मिल जाए? प्रकाश। पौधों को चाहिए ना प्रकाश, पढ़े हो कि नहीं? कार्बन कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसके लिए क्या आवश्यकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलनी चाहिए, प्रकाश मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम उन सभी दृष्टिकोण को रखते हुए उचित गोलाई के वृक्षों का चयन करते हैं, फिर उनका क्या करते हैं? व्यापारिक विदोहन, कि हमको राजस्व की भी प्राप्ति हो और हमारा जंगल भी अच्छा होता रहे, बढ़ता रहे, ठीक है। अब अगर यहाँ से कुछ पूछना है, ठीक है, जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर आपको सब बता दें तो आपने कुछ देखा ही नहीं, कुछ अनुभूति ही नहीं की। लट्ठे दिख रहे हैं, इनको लट्ठा बोलते हैं, ठीक है, लॉक्स हैं ये। हाँ, पहचानो कौन सा पेड़ है, अभी आपको सिखाया है। हाँ, किसने बोला बेटा इधर? हाँ, पहचानो ये प्रजाति कौन सी है? वेरी गुड, ठीक है, ये धावड़ा है। हाँ, और पूछिए, ये लोग बताएंगे, है ना। बीज की यहाँ गोलाई पे हमारी 2 शाखा होती है वन विभाग में, और भी बहुत ज़्यादा है। वन्य प्राणी की शाखा अलग होती है, लेकिन हम पर्टिकुलर अभी आप जहाँ जिस क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पे 2 शाखाओं की अगर हम बात करें तो एक क्षेत्रीय वन मंडल होता है और एक उत्पादन। सुन रहे हैं ना आप लोग? तो कटाई का काम कौन करवाता है? उत्पादन वन मंडल के द्वारा कटाई विदोहन का काम किया जाता है। और क्षेत्रीय वाले जो वन मंडल है, वो वनवर्धनिक काम जितने होते हैं वो पेड़ सेलेक्ट करके चयन करके देंगे कि भाई ये वृक्ष जो नियमानुसार है उनका विदोहन किया जाना है। उसके बाद उत्पादन वाले जो होते हैं स्टाफ, उत्पादन वन मंडल जो होता है वो विदोहन करवाता है और यहाँ से उसका डिपो तक परिवहन करवाता है और उससे संबंधित जितने भी कार्य हैं वो संपादित करते हैं। अब किसी को कुछ अगर जिज्ञासा हो, कुछ पूछना है तो वो पूछिए। पूछ रहे बीच में से ऐसे कटिंग बताइए। बीच में से छाल हाँ बताओ, जो क्या है? सब सुने। छाल व्यापारी जो है, छाल की उसको आवश्यकता नहीं है, उसे लकड़ी की आवश्यकता है। उसे लकड़ी चाहिए तो छाल निकाल करके नाप के इसका घन मीटर बताया जाता है, उस हिसाब से वो खरीदता है।
मेजरमेंट करें। इसका घन मीटर नापने का नहीं, वो फॉर्मूला रहने दो। ठीक है भाई, कोई भी हम अगर चीज़ खरीदते हैं तो उसकी नाप जोख करके खरीदते हैं। ऊपर क्या है, ये छाल है, जैसे जैसे धूप इस पे पड़ेगी छाल क्या होगी, सूखेगी। अगर हमने छाल के साथ अगर उसकी गोलाई नापी तो सूखने के बाद गोलाई में क्या आएगा, अंतर आएगा। वो अंतर कम करने के लिए हम क्या निकाल देते हैं, बीच की छाल। ठीक है, फिर हम उसकी गोलाई नापते हैं। यानी ईमानदारी का धंधा। ठीक है, भाई व्यापारी तभी खरीदेगा जब उसको सही चीज निर्धारित मात्रा में और सही मात्रा में मिले। अब सर कुछ बताने वाले बताइए। ये पेड़ है क्या है? पौधा है, ऐसे बताओ। चलो, ये पौधा है, ठीक है ना, गाय का ये भी। अच्छा, ये पादप देखिए क्या आपने? चलो, पेड़ होते, पौधे होते और पादप होते। पादप क्या होते हैं? पादप क्या होते हैं आप लोगों को बताएं? नहीं होते। पौधे को पादप बोलेंगे, फिर पौधे क्यों बोलेंगे? छोटे होते। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। छोटे यानी पौधे से भी छोटे को पादप बोलेंगे आप, ऐसा नहीं। देखो, इकोसिस्टम यहाँ का थलीय होता है, जलीय अलग होता है। तो जलीय इकोसिस्टम में जो पानी में तैरते हुए पौधे पाए जाएंगे उनको बोलते हैं पादप। ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना पादप। तो पादप का कंफ्यूजन मैंने कई बच्चों को देखा, इसलिए मैंने पूछा जानबूझ करके। तो ये क्या चीज़ है, काय का पौधा है? भुई नीम बोलते हैं, चिरायता क्या बोलते हैं, क्या काल्मेघ। काल्मेघ पेज नंबर 28 में, हाँ, पुस्तक ठीक है ना, पेज नंबर 28 में काल्मेघ दिया हुआ है। देखो पुस्तक में, देखो सब तो इसमें दिया हुआ है कि इसकी पत्ती कैसी होती है, मिर्ची के जो पौधे होते हैं ना उसकी जैसे पत्ती इसकी होगी। किस काम में आता है? मलेरिया वगैरह में। किसने आज तक रस पिया इसका? बहुत लोगों ने पिए। अरे वाह, हमारे खैरलानी क्षेत्र में सब जानते तो थोड़े बहुत है, लेकिन किसी ने रस पिया नहीं इसका। कड़वा होता है। टेस्ट कैसा है? टेस्ट पता है ना सर, कड़वा है। इसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है कि बहुत कड़वा होता है? जब हम 12वीं क्लास में थे तो उस समय पेपर में आया था एक कि इस साल लड़कियों ने बाजी मारी। बाजी मतलब पढ़ाई में, ठीक है ना, आगे हुए। उस समय को बड़ा ताज्जुब हुआ था। तो 95 में, उस जमाने में नहीं, उसके 95 में नहीं, 97 में पहली बार आया था। हम लोग 12वीं से निकल गए थे उस जमाने में। तो उस समय तक लड़के लोग आगे रहते थे, हर क्लास में अव्वल लड़के रहते हैं, लड़कियां लोग कम रहते हैं। लेकिन 97 में शायद पहली बार सुने, ताज्जुब हुआ था। उसके बाद कुछ बार सुने, अब तो हर साल सुन रहे हैं कि लड़कियां लोग पढ़ाई में आगे बढ़ गए। पता है लड़कियां लोग आगे क्यों बढ़ी? आप लोगों की किसने लड़ाई लड़ा था पता है कुछ? कल किसी का जन्मदिन था, जानते हैं? हाँ, उन्होंने बोला, सही बोला, सावित्रीबाई फुले वो महान शख्स थी। टीचर डे में आप लोग गलती से राधा कृष्णन जी को मनाते हैं, वो राष्ट्रपति थे, टीचर क्या थे पता नहीं, लेकिन सही में सावित्रीबाई फुले सच्चे अर्थों में शिक्षिका थी। ठीक है ना। जब बताया जाता था कि मतलब मैंने एक समाज में विसंगतियाँ थी ना, उस विसंगति में बताया जाता था कि महिलाओं को पढ़ाना गलत चीज़ है। ठीक है ना, अगर वो जागरूक हो जाएंगे तो विद्रोह करेंगे। लेकिन सावित्रीबाई फुले का कहना था कि एक महिला शिक्षित होगी तो बच्चे शिक्षित होंगे, परिवार शिक्षित होगा, परिवार से समाज और देश शिक्षित होगा। उन्होंने जड़ पे काम किया। देखो ये पेड़ है, ठीक है ना, पेड़ को पत्ते में पानी दोगे, तने में पानी दोगे तो काम होगा क्या? जड़ में पानी देना पड़ेगा ना। तो सावित्रीबाई फुले ने जड़ पे काम किया कि भले महिला शिक्षित होंगी। देखो बच्चों का पहला गुरु कौन होता है? माँ। तो माँ शिक्षित होंगी तभी तो बच्चे शिक्षित होंगे, और बच्चे शिक्षित होंगे तभी तो धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। तो उन्होंने प्रयास किया था। उनके लाइफ के बारे में कितने लोग जानते हैं? सावित्रीबाई फुले के बारे में कोई जानता है? नहीं जानते? यहाँ पे महाराष्ट्र में मैक्सिमम लोग सावित्रीबाई फुले को जानते हैं। सावित्रीबाई फुले, महात्मा फुले, ठीक है ना। उन लोगों ने वाकई में उस जमाने जो विसंगतियाँ थी, कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे, यहाँ तक कि उन पे गोबर तक उछाल देते थे क्योंकि वो गलत कर रही थी। उस जमाने में समाज के खिलाफ काम कर रही थी। ठीक है ना, महिलाओं को बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहिए ऐसा बोला जाता था। तो उस जमाने में उन्होंने काम की, गोबर तक उनके ऊपर उछाला जाता था तो वो दूसरी साड़ी लेके जाती, लेकिन उनने महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। तो उस समय फातिमा शेख उनका भी नाम आता है, फातिमा शेख और सावित्रीबाई फुले।
तो उन लोगों ने जो उस ज़माने स्ट्रगल किए, जब समाज महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहता, उन लोगों ने उसको बढ़ावा दिए, तो आज रिजल्ट ये आ रहे हैं। तो अगर आप लोग शिक्षित हो रहे हैं, अगर आप लोग अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं, तो उनको याद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं भी अपने एरिया में किसी समय टीचर रहा हूँ, तो मेरे स्टूडेंट लोग तो सावित्रीबाई फुले को कि उनकी तस्वीर लाते थे और वाकई में उनकी टीचर देखी थी, उन्हीं को अभिवादन करते थे उनका, और नाम जानते। आप लोगों को भी जानना चाहिए। और सही में किसी ने हम पे एहसान किया, हम उस एहसान को मानना चाहिए, ना मानना चाहिए? मानना चाहिए। तो अगर वाकई में आप लोगों को लगता है कि उनके प्रयासों से आप लोगों का कुछ अच्छा हुआ, तो कम से कम एक हाथ तस्वीर घर में रख लेना आपने सावित्रीबाई फुले की। तो या गूगल में वो देखोगे ना, सावित्रीबाई फुले देखे कि नहीं उनकी तस्वीर? किसी ने देखा बताएं थोड़ा सा। देखिए, बड़ा सा टीका रहता है उनके माथे पे। चलो, अगर जिनने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक MP इको टूरिज्म बोर्ड, इसके मतलब यानी इनकम का सोर्स क्या है? पर्यटन। पर्यटक लोग जो आते हैं, आप लोग तो पता नहीं जाए, बहुत सारे लोग, अंग्रेज लोग तक दूसरे देशों से आते हैं। ये कान्हा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? कितने एरिया में फैला है पता है? 900 के ऊपर भी, 941 समथिंग कुछ था, एग्जैक्ट आंकड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन 941 कुछ है। ठीक है, तो उतना बड़ा नेशनल पार्क। वहाँ जाते जब आप लोग पर्यटक बन के जाएंगे, ठीक है ना, बाय द वे आपको टाइगर देखना है या कुछ, वहाँ तो हिरन वगैरह बहुत सारी दिख जाती, ठीक है ना, आप देखने जाते हैं, वहाँ पाते हैं। मैंने जब भी पूछा था कि आपके पेड़ और जंगल के पेड़ में क्या अंतर होता है, कुछ अंतर होता है क्या? आपके घर के आसपास के पेड़ और जंगल के पेड़ में क्या अंतर होता है? कुछ दिखाई देता है? यहाँ के पेड़ थोड़े लंबे होते हैं, ठीक है ना। क्यों लंबे होते होंगे? जंगल में लंबे क्यों होते होंगे? कंपटीशन होता है। जंगल चूंकि सघन होता है, पेड़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए पेड़ पौधे में ये भोजन कैसे बनाते हैं? घास होना चाहिए, जो कम हाइट का रह जाएगा उसको लाइट नहीं मिल पाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइट लेने के लिए वो कंपटीशन होता है और वो बढ़ते जाते हैं और बहुत लंबे लंबे। आप कान्हा में जाके देखेंगे ना, बहुत लंबे लंबे पेड़ दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो जंगल में वहाँ बाय द वे टूरिस्ट बन के आप गए, तो वहाँ अगर ऐसे जाएंगे ना तो आप पे बहुत सारे फाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। वहाँ के कुछ कानून है, कुछ नियम है। आप जिस गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी से नीचे भी अगर पैर दिए आपने तो फाइन। वहाँ अगर नियम तोड़े, आपकी गाड़ी की स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो फाइन। अगर आपने ऐसे बिस्किट विस्किट खाए और जंगल पे फेंक दिए तो भी फाइन, बहुत सारी फाइन है। तो पता चले आप जहाँ कान्हा में जाते, जितने आपने बुकिंग में पैसे खर्च करें उससे ज़्यादा क्या हो जाए? फाइन, ठीक है। बड़े होना, बड़े होने के बाद में जाना वहाँ पे कान्हा वगैरह जाना। हम चाहते कि MP टूरिज्म को आपसे भी थोड़ी थोड़ी इनकम हो, क्योंकि उनने पैसा खर्च किया ना अभी आप लोगों पे, ठीक है ना। तो आप लोग जाएं, लेकिन पूरे नियम के तहत वहाँ पे जाएं, ठीक है ना। जंगल का एक कानून होता है, जंगली जानवर उनका घर है। देखो, आपके घर में कोई आए आपके मेहमान बन के आया और खूब हल्ला करे, आपको गुस्सा नहीं आएगा? बहुत गुस्सा आएगा, 2-3 खींच के भी दे सकते ऐसे मेहमानों को। तो वो जानवर बेचारे खींच के तो नहीं दे सकते, लेकिन वो आपके सामने नहीं आएंगे, भाग जाते। फिर मतलब क्या रहेगा वहाँ जाने का? वैसे यहाँ पे भी आप लोग अनुभूति करने आए, महसूस करने आए। अगर थोड़े से डिसिप्लिन में रहना तो आप अनुभूति कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। थोड़ी गहरी बातें करने जा रहा हूँ, किसी थोड़ा सा गहराई से थोड़ा सोचना। तो जो टार्च होता है उसमें सेल होता है, एक चार्जिंग वाला सॉकेट भी होता है। तो अगर मान लिया जाए कि वो सेल ख़त्म, तो टार्च की मतलब वो रोशनी नहीं देगा, ऐसा हो सकता है कि वो चार्जिंग से भी मतलब लिया जा सकता है। वैसे इंसान को केवल खाना खाने से पेट भरता है या एनर्जी मिलती है, पूरी तरह सत्य नहीं है, ये आधा अधूरा सत्य है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, वो थाईलैंड की गुफा में 40 बच्चे फंसे थे, ठीक है ना। 40 दिन तक गुफा के अंदर, ऐसी गुफाएं थी कि वहाँ पानी भर गया, यानी गुफा थी, फिर ऐसा ऊपर ऊंचा नीचा कुछ भाग था, तो वहाँ पानी भर गया, तो वहाँ बच्चे अंदर थे। ऐसी जगह जहाँ रेस्क्यू करके निकाला गया, काफ़ी लोगों ने निकाला, लेकिन बच्चे 1-2 दिन में निकले, 30-40 दिन तक अंदर रह गए थे। आप लोगों ने सुना था कि न्यूज़ कुछ साल पहले, ठीक है। तो वहाँ के बच्चे गुफा के अंदर रहे, उनको तो किसी ने पार्ले जी नहीं दिया, उनको किसी ने नाश्ता नहीं दिया, फिर वो कैसे जिंदा रहे? क्योंकि उनके साथ एक बौद्ध भिक्षु था वहाँ पे, जो योग वगैरह के बारे में जानते हैं, मेडिटेशन के बारे में जानते हैं, वो जानते हैं एक डिफरेंट एनर्जी के बारे में। देखो, किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो चीज़ें पहले पता थी लोगों को,
लेकिन आजकल लोगों को पता नहीं है। वो मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, और ये ज़रूरी है, आप लोग स्टूडेंट हैं ना, आपको उस एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए। उसी एनर्जी की फीलिंग या अनुभूति कराने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अभी, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपके सभी का मोबाइल है, मोबाइल में चार्जिंग का एक सॉकेट होता है। हम भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत सारे वायरिंग वगैरह सब कुछ है, ठीक है ना। अलग अलग सिस्टम है, सोचने का सिस्टम इधर है, इधर हार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, बहुत सारे सिस्टम है। हमारी भी चार्जिंग होती है। देखो, आपको 3-4 दिन तक बिना खाना खाए रखा जाए, आप रह सकते हैं। 10 दिन तक भी रह सकते हैं। अन्ना हजारे आंदोलन किया था, तो वहाँ पे बिना खाना खाए रह गया था, तो इसका मतलब बिना खाना खाए रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको बोला जाए आपको सोने का नहीं, बिल्कुल खाना जम के मिलेगा, बहुत खाने का, लेकिन सोने का नहीं, आप रह पाएंगे क्या? बिना सोए कितने दिन तक रह सकते हैं? ठीक है ना, बिना सोए आपका सर चकराने लग गया, बहुत कुछ होगा। मतलब फिर सोए आप, सोने के बाद एकदम फ्रेश लगता है। क्यों लगता होगा? क्योंकि सोने के बाद ही वो एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी हमारे शरीर में आती है। कहाँ से आती पता है? जैसे थोड़ी सी बोरिंग चैप्टर तो नहीं हो रहा ना? हाँ, बच्चे का जैसे जन्म होता है, आप ऊपर वाले भाग में यहाँ देखिए टारू बोलते हैं, टारू मराठी में तालू क्या जो भी बोलते हैं, लेकिन वो ये अपना हार्ट है, ठीक है ना। ये जैसा बीट करता है वैसे ये भी स्पिरिचुअल हार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पिरिचुअल हार्ट, ठीक है ना। उसके बारे में जानते हैं तो वो चार्जिंग सॉकेट एक्चुअली जब हम सोते हैं ना, उसी पार्ट से जब हम हल्ला करते हैं, जब हम कुछ भी काम करते हैं, जब हम सोचते हैं, उस समय ये एनर्जी का बॉन्ड टूट जाता है, एनर्जी नहीं आती। लेकिन हम जब पूरी तरह शांत होते, एकदम शांत होते, उस समय ये कॉस्मिक एनर्जी प्रकृति से अपने आप आती शरीर में और अच्छा फील कराती। कहीं एक होता है ना, उसमें एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होता है। मिस्र की पिरामिड में आप जाइए, केवल एक गिलास पानी रखेंगे, आपका सर दर्द भी हो रहा है वहाँ पे, वो पानी रखा हुआ, उस पानी को पी जाते हैं ना, तो आपका सर दर्द खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी के बारे में कोई नहीं जान रहा है आजकल, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ होती है, मंदिर या मस्जिद का जो साइज़ होता है वैसा, वो वहाँ उस जगह मेडिटेट जल्दी होते हैं। तो अपने को मेडिटेट शांति से थोड़ी देर बैठना है, थोड़ी देर महसूस करना है इस प्रकृति को, उस एनर्जी को भी फील करना है, ठीक है ना। शांत रहेंगे थोड़ी देर, हम लोग महसूस करने की कोशिश करेंगे कि ये कोई साउंड आ रहा है क्या, किसी पक्षी का, किसी चीज़ का। पेड़ पौधे भी आवाज़ करते हैं, लेकिन वो एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है जो हम लोग महसूस नहीं कर पाते, ठीक है ना। जो महसूस करने वाली चीज़ है उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर कुछ ना कुछ, किसी झिंगुर की आवाज़, किसी कीड़े की आवाज़, किसी पक्षी की आवाज़, कुछ ना कुछ आएगी। हम लोग थोड़ी देर शांत बैठेंगे, थोड़ी देर, बड़े हो या छोटे हो, सभी लोग 5 मिनट के लिए जब ओके बोलेंगे तभी आप शांत, मतलब वो उसको साइलेंट को तोड़ना है, लेकिन थोड़ी देर एकदम साइलेंट रहेंगे, अनुभूति करेंगे हम लोग प्रकृति की, ठीक है ना। उसमें आग भी बंद कर देना है आपको सभी को, और उसके बाद कैसा महसूस होगा? मुंह बंद। देखो मेडिटेशन में चले गए, अभी चले गए थे, सो गए थे, वही एनर्जी ले रहे हैं, है ना। वो जो एनर्जी, ध्यान रखिएगा, जब आप सोते हैं ना, उस समय आपके विचार चल रहे होते क्या? नहीं चल रहे थे। चूंकि विचार नहीं चल रहे थे, साइलेंट मोड पे रहते, उस समय एनर्जी आती है, आप फ्रेश महसूस करते हैं। लेकिन रात भर आप सोचते रहिए, तो होता है क्या? नहीं। तो थोड़ी देर आपको स्टूडेंट है ना, तो विचार शून्य होना पड़ेगा, थोड़ी देर चुपचाप बैठना पड़ेगा। ओके, खत्म करते हैं। थोड़ी देर साइलेंट को हमने महसूस किया है ना, एकदम। ठीक है, हेलो। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बहुत देर तक साइलेंट रहे, ये बहुत बड़ी रिमार्केबल चीज़ है। अब हेलो, आप हाँ एक खड़े हो गए, सर को बताएं। सर को नहीं, सभी को बताओ। सभी को बताओ। हाँ, क्या आवाज़ सुनी? कौन सी आवाज़? हाँ बेटा, हाँ ये बच्चा बोल रहा था। बताओ, सबको बताओ बेटा, है ना। यहाँ सर वगैरह कुछ नहीं, सब अपन एक है, सबको कॉमनली शेयर करो। पानी की आवाज आ रही थी इधर को। और चलो ठीक है, बढ़िया। इनने पानी की आवाज़ सुनी। सर दो चिड़िया की आवाज आ रही है। दो कैसे पहचाने? दो आवाज आई। हाँ, मेरी। और बताओ,
हाँ बढ़िया है ना। और कोई बताए बैठे हो आप, हर एक चीज़ सीखने को मिलती है। इतनी भीड़ में खड़े होके बोलना, उसके लिए भी हिम्मत चाहिए। ठीक है, ये आपका जो भी है एक को करिकुलर एक्टिविटी का पार्ट है, एक लीडरशिप का पार्ट है कि आप इतने ग्रुप में से खड़े होके अपनी बात रख रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। नहीं तो हर कोई खड़े होके कहीं पे भी बोल सकता है। उसके लिए भी क्या चाहिए? करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, है ना। वो पहला बंदा खड़ा हुआ, ठीक है। और कोई हिम्मत करिए, ये सीखने की चीज़ें हैं। और कुछ तो की आवाज़। हाँ हवा और चिड़िया और पानी की आवाज़ है। हवा, हाँ ये मैं बारीकी से महसूस किया, ऑब्जर्व किया। चलो ठीक है, वो भी। और पानी की आवाज़ और क्या की? हवा, चिड़िया, पानी। ठीक है, ठीक है। और किसी ने कुछ आवाज़ सुना? और कोई आवाज़ आई थी बीच में? थोड़ी सी अजीब सी आवाज़ आई तो जानवर की नहीं थी, इंसानों की हरकत की आवाज़ थी कुछ। क्या की आवाज़ आई? हाँ, ड्रम की आवाज़ आई। वो भी वही, मतलब कोई पता नहीं था। इंसानों की आवाज़, बर्तन की आवाज़ आई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भीड़ में से नहीं बोलो भाई, है ना। कोई जानवर चले तो उसके पैरों के निशान के लिए उसके लिए बनाया है। के लिए शेर को करीब 10 फीट लंबा, 5 से 6 फीट चौड़ा जो है एरिया को मट्टी को खोदकर जो उसकी मट्टी निकलती है उसको बारीक करके और ऐसा बिछा दिया गया है ना। जनरली हम लोग इसको पग इम्प्रेशन पैड, शॉर्ट में बोले तो PIP कहते हैं, है ना। ये आपको जनरली उस जगह पे मिलेगा जहाँ से वन्य प्राणी की मूवमेंट ज़्यादा होती है आने जाने के लिए। जिस मार्ग का उपयोग वन्य प्राणी ज़्यादा करते हैं, ऐसी जगह का चुनाव करके हम वहाँ पर PIP क्रिएट करते हैं। इसका मुख्य कार्य ये होता है कि वन्य प्राणी जो है, कौन से वन्य प्राणी उस मार्ग से आ रहे जा रहे हैं, उनके पद चिन्हों के पहचान के आधार पर हम उनको मार्क करते हैं कि कौन से प्राणी की यहाँ पर उपस्थिति है। ठीक है, इसके लिए नॉर्मली किस प्राणी का पद चिन्ह कैसा होता है इसका नॉलेज होना जरूरी है। जाहिर सी बात है, बाघ अगर बड़ा होगा तो उसका पद चिन्ह बड़ा होगा, तेंदुआ अगर छोटा है उसका पद चिन्ह बाघ की तुलना में छोटा होगा। बाघ चूँकि बिल्ली प्रजाति है और जंगली कुत्ता, जैसे मान लें अगर अपन कुत्ता प्रजाति को बिलोंग करता है, तो इन दोनों के पद चिन्हों के निशान में भी कुछ डिफरेंस होते हैं। ठीक है, आप अगर अपने घर में, आपके घरों में कुत्ता होगा तो कुत्ते के पद चिन्ह में, और अगर आपके घर में बकरी या गाय होगी उसके पद चिन्ह में आप लोगों ने देखा होगा फर्क होता है ना। हर एनिमल के पद चिन्हों में अलग अलग होता है, सब एनिमल्स के पद चिन्ह, तो उनमें फर्क होता है जिसके आधार पर उनकी अपन पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो जब एनिमल यहाँ से गुजरता है तो उसके पैर के निशान जो है जब इस पैड पर पड़ते हैं तो उसके पैरों के निशान स्पष्ट होने से हम पहचान कर सकते हैं। ये एक पद्धति हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत हम लोग कैमरे लगाकर भी एनिमल्स की पहचान करते हैं। वो थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाती है। जैसा कि अभी आपके सामने पेन रखा हुआ है, आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर एनिमल ने अपने पंजे के निशान बनाए। जैसे ये मान लीजिए पंजे के निशान है, तो हम लोग इस पंजे के निशान को मेजर करने के लिए, इसकी फोटोग्राफ लेने के लिए ऐसे पेन को रख देते हैं। पेन को, अगर आपके पास में कुछ नहीं है, पेन है, पेन रख लीजिए। अगर आप लोगों के पास में स्केल है तो बहुत अच्छा होगा कि आप लोग स्केल रख लें, ताकि कितने सेंटीमीटर उस पंजे के निशान की लंबाई और चौड़ाई है वो मेजर हो जाए। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर से फोटोग्राफ लेंगे तो आपके पेन रखने से, स्केल रखने से आपको एक आउटलाइन मेजरमेंट हो जाएगा कि आपके पंजे का निशान लगभग कितना बड़ा हो सकता है ना। क्योंकि आप उसको अपने पास में रखने का एक सबसे अच्छा तरीका उसकी फोटोग्राफ ले लें, है ना। मेजरमेंट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेन रख के उसकी फोटोग्राफ खींचे। इसके बाद में क्या है, इस पद चिन्ह में हम सफाई से ये देखते हैं कि उंगलियों के निशान जो है वो कैसे हैं। उंगलियों के निशान के ऊपर क्या नाखून के निशान है। अगर उंगलियों के निशान के ऊपर नाखून के निशान मिलते हैं तो वो जनरली कुत्ता प्रजाति है। अगर सिर्फ उंगलियों के निशान मिलते हैं तो वो बिल्ली प्रजाति के। आप लोगों में से कोई ये बताएगा कि शेर और तेंदुआ ये किस प्रजाति को बिलोंग करते हैं? ठीक है,
जंगली कुत्ता, भेड़िया किस प्रजाति को बिलोंग करते हैं? है ना। अब ये कुत्ता, शेर, बिल्ली, ये सब जो है जानवर 4 पैर के जानवर है, ठीक है, ठीक है। अगर इनके मेल में और फीमेल के पंजों के निशान अगर आपको एक साथ मिल जाते हैं, मान लीजिए शेर के पंजे के निशान आपको यहाँ पर 4 टाइप के शेर के पंजों के निशान मिले हैं, और आप उसमें से ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये मेल का है या फीमेल का है, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? क्या होता है कि जो शेर के पंजे के निशान, मेल का जो पंजे का निशान होता है, वो उंगलियां जो होती है उसकी गोल होती है, ठीक है, वो थोड़ी सी ओवल शेप यानी अंडे के आकार की होती है, थोड़ी लंबी होती है। इसको ऐसा समझे, हाँ, इसको सोनावनी के जंगल में टाइग्रेस की फुटप्रिंट्स लिए थे, और ये टाइग्रेस की विष्ठा भी वो देख सकते हैं, अगर दिख रहा होगा किसी को तो इधर पे दिखाओ जी। इसको ऐसा समझे कि बच्चियां जो होती हैं या अपने घर में जो महिलाएं होती है, वो उंगलियां उनकी लंबी होती है क्योंकि उन लोग नाखून लंबा रखते हैं, राइट, नेल पॉलिश वगैरह लगाने के लिए। बस उसी तरीके से आप उसको समझ सकते हैं कि फीमेल के जो उंगलियां जो होती है वो लंबी होती है। याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है ना। ओके, इसमें से कोई भी एक बच्चा बताए PIP का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। पग इंप्रेशन पैड, ठीक है, बताइए। किसी के मन में कोई सवाल? अभी मोटे मोटे तौर पर जो आपको बुकलेट दी है ना, ये हो जाता है थोड़ा टेक्निकल, ठीक है, कि हमको पग मार्क आइडेंटिफाई करना है। आप बाहर से देख के, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में एक भ्रांति है, बाघ को देख के भी क्या बोल देते हैं, या तेंदुए को देख के भी क्या बोलते हैं कि हमने क्या देखा, शेर देखा। तेंदुए और बाघ में अभी अंतर सबको मालूम है। आप फोटो देख के पहचान सकते हैं कि नहीं कि तेंदुआ कौन सा है और बाघ कौन सा है। अब वो जो बुकलेट दी है उसमें आप उसकी फोटो देखो, चित्र देखो, और उसको देखकर बताओ कैसे पहचानोगे। कौन से पेज पे है तो देखो आप। दिखाई दे रहा है भाई क्या अंदर है, कोई बताएगा? हाँ, आप उसकी फोटो देखो ना। बाग में धारियाँ होती है। हाँ, गुड, धारियाँ समझते हैं ना। हाँ, और बताओ तेंदुए में क्या होता है? डब्बे, डब्बे को क्या बोलते हैं? उसमें कुछ लिखा है क्या, वो नाम देखो। दिया है उसमें रोसेट पैटर्न। आप लोग बातें ना करें आपस में, शांति से सुने। देखिए और सुनते देखिए। दूसरा पॉइंट करो भाई, तेंदुए में हाँ, ये शब्द याद रखना, ठीक है। रोजेट, रोजेट, ये पैटर्न है। बाघ में धारी मिलेगी और तेंदुए में जो है उसको रोसेट कहते हैं। इस तरह 2 शब्द याद रखना। गांव में कभी भी आपके जो मवेशी है वो जंगल में जाते हैं, उनको वन्य प्राणी अगर खा लें, मार दें, ठीक है। अब हम उनसे पूछते हैं कि भाई किसने खाया, कभी कभी वो देख भी लेते हैं, जो चरवाहा है वो जाता है वो देख लेता है। तो तेंदुए को अगर उसने देखा तब भी वो क्या बोल देता है कि शेर ने खाया। शेर की पहचान और अलग हो गई। अभी आपने अनुभूति प्रोग्राम अटेंड किया है तो आप इतने जानकार तो बन जाइए कि बाघ और किसको पहचान सके, तेंदुए को। कैसे पहचानेंगे, समझ में आया इस तरफ? एक धब्बे धब्बे जो आते हैं रोजेट पैटर्न, वो तेंदुए में होता है, और जो धारी दिखेगी वो किस में होते हैं, शेर में होते हैं, बाघ में होते हैं, ठीक है। शेर यहाँ पे पेज नंबर कौन सा भाई, 41, ठीक है। उसमें ये दोनों प्रकार के पैटर्न नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा मैंने फोटो लिया, वहाँ लड़के लोग बैठे थे, भालू का तख्ती पकड़ के वहाँ बैठे हुए, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन कौन दे रहे हैं? SDO सर आपको जानकारी दे रहे थे, है ना। आप लोगों की इतनी अच्छी किस्मत है कि आज आप आकर के उनको सुन पा रहे हैं, उनके साथ समय बिता पा रहे हैं। अपॉइंटमेंट भी लोगे ना तो समय नहीं मिलेगा फिर बाद में। आज का दिन मिला है तो थोड़ा सा यहाँ, लेकिन वहाँ जाके बैठे बुजुर्ग जैसे। आज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का दिन है, ध्यान दीजिए इधर। ये पेड़ दिख रहा है, कुछ तोड़ करके हम लोग अभी जब गर्मी में कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था ना, पूरी दुनिया अंदर थी तो हम लोग जंगल में जाते थे और इसके फूल तोड़ करके लाते थे। एकदम पीला पीला दिखता है ना,
जैसे आप लोगों का वो कौन सा रोड किनारे वो लाल कलर के फूल, गुलमोहर, गुलमोहर के जो फूल होते हैं लाल कलर के, सेम उसी प्रकार के पीले कलर के इसमें निकलते हैं। और इसकी फली भी होती है, फली ऐसे मुंगने जैसे फली, लेकिन मुंगने की फली वो कर्व होती थोड़ी सी ऐसी मतलब मैंने दबी हुई, ये एकदम राउंडेड होती है। रखिए क्या अपन बाहा के फूल जो बोलते हैं ना, अमलतास, कौन से पेज नंबर पे है? देखो इसको, बॉटनिकल नाम होगा केसिया फिस्टुला। हाँ, और दूसरी विशेषता, इसके पेड़ पे चढ़ोगे ना तो ये थोड़ा सा ये लगता है, डस्ट निकलती है। ठीक है ना, इसका बेसन जैसा लगेगा। नंबर 23 निकालोगे पहला को 23 पेज नंबर 20। सब्जी तो बहुत टेस्टी होती है। इसकी भी फूल होगी। हाँ, इसकी फली का क्या काम आता है वहाँ पे दिया हुआ है। बात करेंगे तो अंदर रहे थे ना बच्चे, वो शांति से एनर्जी भी बचा रहे थे और मेडिटेशन करके वो कॉस्मिक एनर्जी ले रहे थे। तो कॉस्मिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो शरीर में रहेगा, खाना नहीं भी खाओगे तो उसके भरोसे भी जी सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी थोड़ी तुम उतने बड़ी तो मेडिटेट नहीं कर सकते, लेकिन 5-5 मिनट भी कॉस्मिक एनर्जी लेते रहोगे, या अभी जो लेक्चर दे रहे हैं उस समय शांत रहोगे ना तो उस समय भी कॉस्मिक एनर्जी थोड़ी थोड़ी आ रही होती है। लेकिन जब आप बोलते हैं, भिनभिनाते, बुदबुदाते, तब आपकी कॉस्मिक एनर्जी का लॉस होता है, पता है, बोलने से। अब ये हमारी मजबूरी जो कि हमको बोलना पड़ रहा है, इसमें 1 घंटे लगातार बोलने से 5 किलोमीटर चलते ना उतनी एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन अब हमारा काम ही बोलना है, इसलिए हमको मजबूरी में बोलना पड़ रहा है। लेकिन आज आपका काम बोलने का नहीं है, क्या करने का है? सुनने का है। क्योंकि ऊपर वाले ने 1 मुंह और 2 कान दिए, तो ज़्यादा सुनने का जो कोई नहीं बोलेगा। तो इसके बारे में पता चल गया, काय का पेड़ है? अमलतास, क्या बोलते हैं? बाहा, ठीक है ना। गर्मी के दिन में इसके पीले कलर के फूल होंगे, आप उसको तोड़ना और बढ़िया मतलब इन्हें सब्जी बना के देखना, अच्छी टेस्टी प्राकृतिक चीज़ है, ठीक है। इसकी फली जो गोल वाली होगी वो पेट के कई सारी समस्याओं में काम आती है। और क्या कह दिया वहाँ पे, ठीक है ना, पहचान लेंगे ना इसको। इसको जब छू के ऐसा रफ करेंगे ना तो ये पीले कलर का बेसन जैसा कुछ निकलेगा, तो पहचान लेना बिल्कुल काय का पेड़ है? अमलतास। चलो ठीक है। दिमाग तो बहुत बर्बाद करते हैं। अच्छे फायदेमंद है कि नुकसानदायक है दिमाग? बताएं, नुकसानदायक है ना। फर्नीचर खराब कर देते हैं, दरवाजे, अपने मकान को खराब कर देते हैं। तो दिमाग को ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले को बोलते हैं कुछ ऐसा वो केमिकल का यूज़ करें कि सारे दिमाग ख़त्म हो जाए जंगल से भी। क्या होगा? अच्छा होगा? नहीं। दिमाग कुछ अच्छा काम करते हैं? कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई दूसरा प्राणी कर ही नहीं सकता। क्या करता है? देखो, इसमें समझ में आ रहा है, ये लकड़ी है, लकड़ी के आजू बाजू क्या दिख रही है? मिट्टी। मिट्टी कहाँ से आ गई? दीमक ने। दीमक ऐसा चीज है जो लकड़ी को भी खा के मिट्टी पैदा करता है, ठीक है। मिट्टी दूसरा कोई जानवर बना नहीं सकता, ये बनाता है, ठीक है ना। तो इस इकोसिस्टम में अनिवार्य है कि नहीं? दूसरा कोई भी जानवर मिट्टी नहीं बना सकता। अब देखते हैं इसके डिजाइन को, ठीक है। इतना छोटा सा असामाजिक ताना बाना होता है मधुमक्खी में और दीमक में। इनमें राजा रानी, मजदूर और वो सब होते हैं, ठीक है ना। सैनिक वैनिक सब कुछ होता है, सिस्टमेटिक होते हैं, बिना आपकी तरह हल्ला किए भी पूरा साम्राज्य चलाते हैं। देखो इतना बड़ा माहिष्मती साम्राज्य उनका खड़ा है ना। वहाँ बाहुबली कटप्पा सब अंदर है, लेकिन वो हल्ला नहीं कर रहे। वो उनकी जो राजमाता होगी उनके आदेश पे चलते, वो बोलती चुपचाप रहो तो चुपचाप रहते, वो बोलती भी हल्ला करो तो वो हल्ला नहीं करते, ठीक है ना। तो लेकिन आप लोग भल्लाल देव की सेना जैसे कभी कभी हल्ला करते तो गुस्सा आता है। तो चलो इनके बारे में जानते हैं। पता है बाहर कितनी भी गर्मी हो, आप लोग जो मकान बनाए सीमेंट के, ये पहले की मिट्टी के जो मकान थे वो सांस लेते थे, बोलते हैं एयर कंडीशनर। लेकिन जो सीमेंट के मकान बने तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते, बहुत ज़्यादा गर्म होते। इनके मकान की डिज़ाइन देखोगे तो ऐसा वेंटिलेशन सिस्टम बनाते, ऐसे डिज़ाइन बनाते वो लोग कि बाहर टेम्परेचर कितना भी हो लेकिन इनका टेम्परेचर यहाँ बहुत कम होता है। और जितना ज़मीन में दिख रहा है ना, इतनी बड़ी इमारत नहीं है, इनका अंडरग्राउंड भी होता है, ठीक है। इससे 2-2.5 गुना अंडरग्राउंड अंदर होता है। तो सोचो इतनी इंसान के कद से भी ज़्यादा उतनी ऊंचाई है, तो अंदर कितनी ऊंचाई होगी, जबकि दीमक कितना सा है? इतना सा होता है। तो ठीक है ना। तो कई लोग, पुराने लोग जो होते थे, इस मिट्टी को पकड़ते थे और वो पानी में मिला करके, जैसे सरदर्द होता है तो इसमें लगाते थे, बहुत ठंडक होती करके, ठीक है ना। लेकिन इनका सिस्टम देखो, तो इसी को देख करके इंसान ने जिम्बाब्वे हरारे में बताते हैं कि ईस्ट गेट सेंटर नाम की एक इमारत बनाई। क्या नाम है? ईस्ट गेट सेंटर। ऐसी इमारत बनाई जिसमें बिना एसी के भी वो ठंडी रह पाती है।
इसका स्ट्रक्चर आपकी बुक में शायद यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं ना कहीं दिया, समय को बचाकर फिर बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हवा आने जाने और सारी चीज़ों का बड़े अच्छे से सिस्टम रखते हो, ठीक है ना। कहीं बुक में दिया है शायद, इस बार की बुक में दिया या पिछली बार की बुक में दिया, लेकिन दिया हुआ, ठीक है ना। तो दीमक से भी सीख सकते हैं ना। इंसान ने बहुत सारी चीज़ों से कुछ सीखा। सुबह बताना भूल गए तुमको, किंगफिशर के बारे में बता रहे थे तो हमारा टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए बता नहीं पाया। किंगफिशर से इंसान ने सीखा, जब कोई ट्रेन बाहर से सुरंग में जाती है, सुरंग से बाहर जाती है, जापान में देखा तो क्या होता था, हल्का झटका महसूस होता था, ठीक है ना। तो झटका महसूस होता, वो ना हो इसलिए इंसान ने वो किंगफिशर को देखा। किंगफिशर जब ऊपर से नीचे आती है तो पानी में छलांग मारती है, तो छलांग मारने के पहले तक उससे भंवर क्यों नहीं उठता, ठीक है ना। जैसे कोई भी पक्षी अगर जाएगा तो उसके पहुंचने से पहले आजू बाजू क्या होगा, वेव्स बनेगी तो कुछ होगा, लेकिन किंगफिशर जब वो छलांग मारता है तो कुछ भी नहीं होता और मछली को पता भी नहीं चलता, फटाक से उठा के लेके जाता है, ठीक है ना। तो पहले मेट्रो का डिज़ाइन होता है सामने का इंजन का ऐसा प्लेट, लेकिन फिर बाद में किंगफिशर को देखा कि उन्होंने कैसा किया, उसकी चोंच की तरह थोड़ा नुकीला किया। तो ये सारी चीज़ें फिर खत्म हो गई, वो वाइब्रेशन होना या झटका लगना, वो वेव्स बनना, सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा मकड़ी इधर आजू बाजू नहीं दिखी। चलो बता देते मकड़ी के बारे में, यही बता देते, फिर इसके बाद में आप लोग इतने शांत और राउंड में कब आओगे पता नहीं, इसलिए मकड़ी के बारे में बता देते। मकड़ी को भी आप लोगों ने देखा है, ठीक है ना। मकड़ी भी अपना जाला बनाती है, कहीं जाती नहीं, काम धंधे पे कहीं बाहर नहीं जाती, अपना ऑफिस खोल के बैठती है, कहीं आ जाओ, ठीक है ना। ऑफिस खोल के बैठी, जो जिसको सिखा रहे इधर आ जाओ, यहीं पे अपन यहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, ठीक है ना, उनका ऐसा रहता है। तो अब बताइए कि मकड़ी जाला बनाती है, कैसे बनाती है, अपने लार से बनाती है। लेकिन अब ये बताइए, देखो सांप का जहर होता है, लेकिन वही जहर सांप के लिए भी घातक हो सकता है, ठीक है ना। उसकी एक थैली होती है, दांत के जरिए वो दूसरे तक पहुंचाता है, लेकिन वही जहर अगर सांप के शरीर में भी पहुंच जाए तो भी उससे सांप को नुकसान हो सकता है। तो मकड़ी वैसे जाला जो बनाती है, तो मकड़ी जाला बनाई, दूसरे फंसे, मकड़ी क्यों नहीं फंसी बताइए, क्यों नहीं फंसती हुई मकड़ी? हाँ उसी का जाला, आपने क्या बोले? पता है कैसा बनाया। हाँ, ये बहुत सही साइंटिफिक जवाब है। इनने क्या, आप लोगों ने क्या बोले थे? सर उसी का जाला, उसी का जाल है इसलिए उसका नहीं होता। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप जहर बॉटल में लाओ, वो जहर आपका है, पी के देखो, आपका जहर तो आपको असर नहीं करेगा, करेगा। इन्होंने बोले कि उसको मालूम है, उसको मालूम है, ठीक है ना। तो मकड़ी जब जाला बनाती है, आप देखेंगे दो प्रकार के धागे बनते हैं, एक धागा चिपकने वाला, एक नहीं चिपकने वाला, ये रहता है। तो मकड़ी को पता रहता है कौन सा जाला है जिसमें चिपका नहीं जाता, ठीक है ना। तो उस जाले पे से वो अपना रास्ता तय करती है, बराबर बराबर ऐसे ऐसे किनारे किनारे जाती, ऐसी नहीं, और बीच में एक ऐसे जाले भी रखती है, ठीक है ना। तो मकड़ी को पता होता है। तो पहले जो लोग मेडिकेटेड टेप बनाते थे, हमारे ज़माने जो मेडिकेटेड टेप, उस समय तो बहुत इजी फार्मूला था, मतलब वही मलहम वगैरह बड़ी मुश्किल से। मेडिकेटेड टेप जब बनी तो शुरुआती दौर की मेडिकेटेड टेप को जब खींचते थे, दर्द के ऊपर लगाते ना कि बाहर के कुछ ये असर न करे, वातावरण असर न करे, इसलिए लगा के रखते ना। तो मेडिकेटेड टेप को जब खींचते थे तो बहुत दर्द करता है, क्योंकि दर्द के ऊपर पूरा चिपका रहता है। लेकिन जब मकड़ी को देखा इंसान ने कि यार मकड़ी चिपकने वाला नहीं चिपकने वाला जाला बनाती है, तो इंसान ने भी उसकी कॉपी की और उसको मेडिकेटेड टेप को बीच वाला भाग जो दर्द वाला भाग है उसको नहीं चिपकने वाला बनाया और आजू बाजू चिपकने वाला बनाया। तो इस प्रकार से दीमक की जहाँ बाम्बी आपको ज़्यादा मात्रा में मिलेगी, तो हम क्या एक ऑब्जर्वेशन क्या मानकर चलते हैं कि वहाँ का फॉरेस्ट कैसा फॉरेस्ट है, बीमार फॉरेस्ट या स्वस्थ फॉरेस्ट। तो ये जो दीमक की बाम्बी है, ये किसकी पहचान, किसका संकेत है कि वहाँ का जो जंगल है, वहाँ का वन है, वो हेल्थी फॉरेस्ट है, स्वस्थ वन की श्रेणी में आता है, ठीक है।
आप लोगों को सभी को नीचे में अपना नाम ऑब्लिक, जैसे मेरा नाम है मयूर, ऑब्लिक में पिताजी का नाम उमेश, उसके बाद में सरनेम आपका जो भी है ना, और नीचे आपकी क्लास लिखना जरूरी है। कोई भी बगैर नाम लिखे अपनी कक्षा का नंबर डाले पेपर वापस नहीं करेगा, ठीक है ना। और आपको एक दूसरे को बताएंगा नहीं, इसमें प्राइज भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ भाई ये जरूर बताओ है ना, नकल कोई नहीं करेगा। अगर कि जो बताएंगा वही पीछे रह जाएगा। ठीक है, नकल कोई नहीं करेगा। आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, राइट है ना। जिसका बन जाएगा तो दे देना है ना। इसके पहले किसी का अगर बन जाता है वो वापस कर सकता है। ये आपका समय शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। आपका मतलब यानी अपनी रिश्तेदारी बनती है। तो आज समझ लीजिए आज से आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ रिश्तेदारी बन चुकी है, ठीक है ना। तो कभी कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी कर्मचारी मिल जाए तो आप लोग उनका अभिवादन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या बोलेंगे, सम्मान कैसे करेंगे, सम्मान नमस्ते करेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चूँकि देखो मिलिट्री हो या फिर ये इस प्रकार से जो ये होते हैं, ये देशभक्ति के काम होते हैं, देश की हिफाजत कर रहे हैं ना, वो देश की हिफाजत कर रहे हैं और ये पर्यावरण और प्रकृति की हिफाजत कर रहे हैं। पर्यावरण के रक्षक है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, ठीक है ना। तो इनका अभिवादन का एक अलग स्टाइल होता है। अभिवादन का स्टाइल कैसा होता है, जब भी कोई मिले आपके सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी या कर्मचारी, तो आप लोग एक उन्हें अभिवादन करेंगे ऐसे बोल के, जय हिंद करके, ठीक है ना। एक बार जोर से बोल के देखेंगे, ऐसा बोलेंगे। अब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कौन कौन सी रैंक होती है ना, क्योंकि यहाँ बुक में दिया है और बताया गया कि वो अनिवार्य रूप से आप लोग बताना है। तो ये पेज नंबर ये देख लीजिए कौन सा पेज है, पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 ओपन कर लीजिए। आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अलग अलग रैंक के बारे में बताए थे और क्या दिया सबसे ऊपर, बोलेंगे एक आवाज में, क्या दिया हुआ, वन रक्षक, इंग्लिश में क्या दिया है, फॉरेस्ट गार्ड। तो मिला है फॉरेस्ट गार्ड से, चलिए सर कोई भी आए, आ जाओ भाई, आ जाओ। झा सर आप आ जाइए, झा सर है इंदौर से, सभी आ जाओ, आ जाओ। हाँ अच्छा सभी से परिचय कराते, जितने भी फॉरेस्ट गार्ड है वन रक्षक है आपके बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। आप इन्हें पहचान लीजिए आपके क्षेत्र में आज, हाँ आज सभी से परिचय कराते। ये आ जाओ ना, सब लोग आ जाओ, आ जाओ, कुर्सी डालो, कुर्सी डालो, ठीक है। यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक जो दिए हुए सबसे ग्राउंड लेवल पे एक बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये इधर दिया हुआ है साइड में पट्टी, जो ये साइड में क्या बेच बोलते हैं, हाँ तो देखिए इस प्रकार से दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है, हाँ पट्टी दिखाई दे रही है साइड में, तो फॉरेस्ट गार्ड है। तो जितने भी फॉरेस्ट गार्ड ये पर्यावरण के प्रकृति के रक्षक हैं, जो बहुत जद्दोजहद बहुत मेहनत करते हैं, दिन और रात की 24 घंटे की ड्यूटी निभाते, तब हमारी प्रकृति हमारे जंगल बच पा रहे। तो इनके सम्मान में एक बार जोरदार तरीके से जय हिंद, जय हिंद। और कभी भी दिखाई दे तो आप लोग अभिवादन करके यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चलो थैंक यू। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको मिलाने जा रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऊपर एक वन रक्षक से ऊपर वाली एक पोस्ट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वनपाल, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, फॉरेस्टर। साइड में बेस दिख रही है, उसमें क्या कितने स्टार है, 1 स्टार। तो 1 स्टार फॉरेस्टर से मिलाते हैं, जितने भी फॉरेस्टर हैं प्लीज आप आ जाएं, बच्चों की फॉरेस्टर आप लोगों से परिचय करा रहे हैं। मतलब इन लोगों से कभी भी मिले तो आप लोग बोल सकते हैं हाँ हम लोग अनुभूति में कार्यक्रम में आए थे, आपसे परिचय हुआ था, और नहीं भी बताएंगे तो जय हिंद बोलेंगे तो पहचान लेंगे वो लोग, है ना। तो सर लोग के लिए एक बार पहले तालियां। ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इनके कार्य है ना, आप जितने समझ रहे हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा वर्कलोड होता है इनके पीछे, ठीक है ना। तो एक बार इनसे भी आप लोग मिलेंगे, एक बार इन्हें भी सम्मान के साथ जय हिंद बोल दीजिए।
ठीक है। हाँ जी, स्टार 1 स्टार बताए ना आपको 1 स्टार होते हैं। ठीक है, आप पहचान लेंगे 1 स्टार इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक क्या बोलेंगे फॉरेस्टर या वनपाल। ठीक है, इनके आगे की स्टेप में होते हैं 2 स्टार, क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पे, वन क्षेत्रपाल या डिप्टी रेंजर। तो डिप्टी रेंजर ये चौहान सर है, और कौन अकेले ये चौहान सर, ये हमारे खैरलांजी वन परिक्षेत्र में अभी पदस्थ थे, लेकिन उनको उस एरिया का वातावरण उतना अच्छा नहीं लगा तो सर लांजी आ गए, है ना। इनके लिए ताली बजा दीजिए। अब जोरदार तरीके से इन्हें एक बार जय हिंद बोल दीजिए। थैंक यू। अब इसके बाद में जो आपके लिए रोल मॉडल है मैडम है, ये 3 स्टार दिख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, या रेंज ऑफिसर रेंजर। ठीक है ना, एक बार आपको ताली बजाना है। और भी जोरदार तरीके से जय हिंद बोलिए। हाँ, ये बहुत जोर से बोले हैं। तो चलिए, थोड़ी देर बाद आप लोग पूछना मैडम जी से कि मतलब इनके पद तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद, खाना खाने के बाद, सब है ना, बचा के रखो एनर्जी। अब यहाँ तक आप रेंजर तक पोस्ट तक आपने देखा, तो यहाँ तक वर्दी पहनना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, इसके ऊपर की पोस्ट में जैसे आपके बीच में सर है ना, SDO सर दिए हुए हैं, क्या सहायक वन संरक्षक, नहीं सॉरी वन मंडलाधिकारी जी। तो SDO सर है, SDO सर जो यहाँ पे एक बार सर के लिए ताली है। सर की जिम्मेदारी, जितनी बड़ी रैंक बढ़ती जाएगी उतनी जिम्मेदारी बढ़ती जाएगी, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी को वहन करने के लिए। तो SDO सर का परिचय आपके बीच में सर ही कराएं तो ज़्यादा बेहतर। मैं नाम लिखता हूँ राजा खरे, रहने वाला मध्य प्रदेश का ही हूँ। बैतूल का नाम सुना होगा आपने, है ना। और मेरी पहली पोस्टिंग आपके ही लांजी क्षेत्र में हुई है, और वास्तव में काबिल तारीफ हमारा जंगल है। ठीक है, और उसका जो योगदान है वो हमारे फील्ड स्टाफ को तो जाता ही जाता है। बेसिक जो है, अगर हम बुनियादी बात करें कि जो सीमा पे रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह हमारा जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, जो डिज़र्व है ना, कि उन्होंने इसको इतनी तरह संरक्षित करके रखा। और साथ ही साथ यहाँ के जो निवासी हैं, अगर आप ही अंधाधुंध कटाई करते ना, तो यहाँ का वन क्षेत्र ऐसा होता, ना लांजी जो है बांस के नाम से पूरे देश में जाना जाता। उसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। मैडम जी का नाम नहीं परिचय नहीं हुआ था। मैडम जी का नाम है नेहा घोड़ेश्वर मैडम, है ना। ये प्रॉपर कटंगी के हैं, हमारे खैरलांजी के पास ही कटंगी होता है। और सर कहाँ से बताएं, बैतूल। डिप्टी रेंजर साहब जो चौहान जी थे, ये लालबर्रा के हैं, आपके लांजी में दिखाई देंगे। चलिए ठीक है, अब ऊपर और भी पोस्ट होती है। एक DFO वन मंडलाधिकारी, DFO। शेरनी मूवी देखी किसी ने, उसमें जो विद्या पालन जो रोल प्ले कर रहे थे वो DFO उसका रोल प्ले कर रहे थे। तो DFO रैंक पे भी वर्दी अनिवार्य नहीं होती, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के मतलब यानी जिम्मेदारी होती इनको। ठीक है ना। तो यहाँ बाकी DFO साहब का आना था, है ना, नहीं हो पाया। किसी मोड पर किसी समय नेक्स्ट टाइम जब भी अनुभूति होगा, होपफुली पिछले बार मिले क्या नहीं रहे होंगे ना, हर बार के लिए बिजी शेड्यूल के कारण उनका आना नहीं हो पाया। कि DFO सर यानी वर्कड़े सर है यहाँ पे, जो बालाघाट जिले की पूरी जिम्मेदारी संभालते। और उनकी ऊपर जो CF दिया वो तो नहीं है अभी, CCF मुख्य वन संरक्षक जो होते हैं वो सनोडिया सर है। ठीक है ना। तो यहाँ तक ही आपकी जानकारी मेरा ख्याल है कि पर्याप्त है। इसके बाद जो पद दिए हैं वो मुख्यालय स्तर पर पदस्थ रहते हैं, मतलब नीचे से इतने जो स्टेज पार करते हैं। ठीक है, जब आप फील्ड क्षेत्र में रहते हैं आपका अनुभव बढ़ते जाता है, आप काम सीखते जाते हैं, उसी तरह आपकी उम्र भी बढ़ते जाती है। जब आप मध्य प्रदेश के काफ़ी ज़िलों में घूम लेते हैं, सभी प्रकार की गतिविधियों से अवगत हो जाते हैं, उसी के हिसाब से आपकी पदोन्नति होती है। जैसे जैसे पद बढ़ेगा, आपके मुख्यालय, आपका कार्य क्षेत्र
बढ़ता जाएगा तो जो CCF साहब के ऊपर से जितने पद दिए हैं ये सब मुख्यालय स्तर भोपाल में कार्यालय होते हैं। वहाँ से मध्य प्रदेश का जितना भी वन क्षेत्र है उसके संबंध में जो भी नीति निर्धारण होते हैं, समीक्षा की जाती है, ये सब मुख्यालय स्तर के पदस्थ अधिकारियों के माध्यम से की जाती है। आगे बताइए सर। तो अब ये चूँकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परिचय कर दिया गया है, तो भाई बच्चे लोग को जानना चाहेंगे कि अगर उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आना है बाय द वे तो उन्हें क्या करना होगा। पहले कोई जानना चाहता है कि नहीं? पहले जानना चाहता है, मजबूरी जानना चाहता है। से फायदा नहीं है। फॉरेस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बड़ा होके है ना, जरूरी नहीं वन विभाग में आके ही आप फॉरेस्ट का काम करें। ये वृक्ष को बड़ा करिए और जब तक बड़ा ना हो जाए उसकी सुरक्षा करते रहिए, है ना। मात्र फॉर्मेलिटी के लिए हम आज पौधे लगा दें और उसके बाद हम की कोई देख रेख नहीं कर रहे हैं तो पौधों का भी भविष्य होता है, उसको आपको संरक्षित करना है। विभाग में आने के अलग अलग माध्यम हैं। व्यापम की परीक्षा पहले होती थी, उसका नाम अभी PEB है ना, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया है। उसके माध्यम से भी परीक्षा शासन के माध्यम से आयोजित की जाती है। तो उससे जो हमारे फ्रंट लाइन के स्टाफ होते हैं, वन रक्षक की भर्ती होती है। और वनपाल के लिए तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है ना, इसके बाद पहले था है ना। तो वन रक्षक जो हमारे सिपाही साहब होते हैं उनकी भर्ती व्यापम के माध्यम से, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से। इसके बाद जो रेंजर साहब और उनसे जो वरिष्ठ पद है ACF या रेंजर साहब का, वो राज्य वन सेवा के माध्यम से भर्ती होती है। उसके लिए फिर आपकी उतनी शिक्षा होनी चाहिए, कम से कम स्नातक। इसके बाद एक जो शब्द देख रहे होंगे आप बुकलेट में, कौन सा शब्द छूट गया बताइए 11 नंबर पे? अधीनस्थ वन सेवा। इसके बाद क्या है? भूख लग गई है ना। राज्य वन सेवा और तो जो भारतीय वन सेवा है, ठीक है, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसकी भी संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जाती है। तो ये विभिन्न प्लेटफॉर्म है, माध्यम है जिसके थ्रू परीक्षा देकर आप वन सेवा में आ सकते हैं विभिन्न पदों पर। और किसी को अगर जानकारी चाहिए तो वो आप निश्चिंत निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। थाने में कितना समय है भाई? हो गया सर। शांत बैठे तो सर जो उल्लू वगैरह को पकड़ते हैं तंत्र मंत्र टोटके के चक्कर में, या किसी भी सांप को कोई ले जा रहा हो, या अगर लंगूर का भी कोई एक्सीडेंट करता हो या कुछ ऐसी कोई भी गतिविधि होती है किसी प्रकार से, तो आप निसंकोच कॉल कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए 9424 790 211। किसी से दुश्मनी के लिए फोन नहीं करना है। किसी को परेशान तो ये कहाँ का नंबर है पता है ना? हाँ, रेंज ऑफिसर पश्चिम लांजी। अब पेन चला ही रहे हो तो एक और चीज़ लिख लो, मैं बता रहा हूँ। वहाँ लिखो पर्यावरण के रक्षक। क्यों लिखोगे मैं बता रहा हूँ। नीचे लिखो, नीचे पर्यावरण के रक्षक। हाँ, अच्छा मैं अपना नंबर दूँ। हाँ, यूट्यूब के लो। उसके बाद में पर्यावरण के रक्षक, या फिर लिख लीजिए मेरा नाम लिख लीजिए सुरेंद्र बड़ीचारिया, इंग्लिश में SURENDRA, SURENDRA स्पेस देकर के BADI CHARYA ठीक है ना। ये मैंने दिया, आप लोग YouTube वगैरह में सर्च करेंगे। क्यों करेंगे मैं बता रहा हूँ। आज आप एक दिन आए, ठीक है ना,
एक दिन में जोश भर गया, आप जंगल की हिफाजत करने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को अच्छा मानने लग गए, ठीक है ना। लेकिन फिर बाद में फिर जो कि लंका क्यों हो जाती, ऐसा ना हो इसलिए हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं। मतलब यूट्यूब में पर्यावरण के रक्षक नाम की सीरीज़ बनाए, उसमें रेस्क्यू जहाँ जहाँ होते हैं वो वीडियोस बना डाले, और हम लोगों ने जहाँ संभव हो सका, देखो किसी भी अपने काम को 100% देना चाहिए। मैंने वो जब भी बताया था, तो हम लोग रियली ट्रेनिंग में हमको ओनली ट्रेनिंग देना चाहिए, जिम्मेदारी, लेकिन हम ट्रेनिंग से ज़्यादा बढ़ करके कुछ काम करते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रीट प्ले, बच्चों के लिए नुक्कड़ नाटक भी करते हैं, ठीक है ना, जिसमें वो शिकारी का रोल, अंग्रेज का रोल, ये वो सारी चीज़, पेड़ के एक्टिविटी, पेड़ की तकलीफ बयान करने वाले, उसके गीत वगैरह, ये सारी चीज़ मालूम बहुत अच्छा इंटरटेनिंग तरीके से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। कुछ एरिया में आपका लांजी थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने माफ़ी चाहते कि नहीं कर पाए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कार्यक्रम भी थोड़ा लेट होता है और जल्दी भी ख़त्म होता है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि यहाँ हम करें। लेकिन चूँकि देखो आप लोग भी देखना चाहें तो वो आप लोग यूट्यूब में जब सर्च करेंगे सुरेंद्र बड़ीचारिया नाम से या फिर पर्यावरण के रक्षक नाम से, तो वो आपको वीडियो की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अब मैं ये केवल बच्चों से नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों से भी कह रहा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सहयोग थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों के पास भी मोबाइल है, आप लोग भी उसमें सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑल टीचर्स, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, ये हम लोग काम जो कर रहे हैं सहयोग कर सकते हैं ना। देखो ध्यान रखिएगा, वो चीज़ें बढ़ेगी जिसमें आप सहयोग करेंगे। अगर समाज में गलतियां है, बुराइयां है, तो जिम्मेदार कौन है? हम लोग हैं ना। अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो गलती बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं तो आप समस्या है। क्या है? समस्या। तो हमको काय का हिस्सा बनना पड़ेगा? समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा। हम प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ऐसे नहीं करते, वो तो जंगली सुअर आके ये करके जा रहा है, ऐसा प्रॉब्लम ढूंढेंगे। नहीं, प्रॉब्लम की जगह हम लोग क्या ढूंढेंगे? सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है ना। देखो ध्यान रखो, मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूँ। बुराइयाँ हावी हो रही है, सब लोग बोलते हैं कि बुराइयाँ अगर हावी हो रही तो जिम्मेदार हम लोग हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि जो अच्छे लोग हैं ना, वही प्रॉब्लम है। बुरे लोग सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी को पीटना है तो 10 लोग की गैंग बन जाती है, ठीक है ना। 10 लोग गैंग बन जाती है, जाके पीट पाट के गलत काम करके आ जाते हैं, ठीक है ना। पार्टी सार्टी करने, शराब की पार्टी सार्टी करनी तो गैंग बन जाती है। जब अच्छा काम करना होगा तब गैंग क्यों नहीं बनती? दिक्कत ये है कि शरीफ लोग ही प्रॉब्लम है। शरीफ लोग में यूनिटी नहीं है, ठीक है ना। शरीफ लोगों में प्रॉब्लम है कि शरीफ लोग थोड़े से सेल्फिश होते हैं। शरीफ लोग सेल्फिश होते हैं, जो गलत लोग होते हैं ना उनमें यूनिटी होती है। तो कैसे कैसे बढ़ेगी? जिनमें यूनिटी होगी वही तो बढ़ेगी ना। अगर कर रहे तो बुराइयाँ ही हावी होगी। जिस दिन अच्छे लोग यूनिटी में काम करने लग जाएंगे ना, तो अच्छा ही हावी होगी। कुछ जगह सुने आप लोगों ने कि पेड़ कटाई कर रहे थे, वहाँ जाके लोग पेड़ों से चिपक गए, ठीक है ना। उस आंदोलन के बारे में जानते हैं ना। तो मजाल थी किसी की कि पेड़ काट सके, ठीक है ना। जिस दिन अच्छे कामों के लिए यूनिटी बनने लग जाएगी ना, तो अच्छा ही हावी होगी। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। आज हमने जाना कि हर जंगली जानवर से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, ठीक है ना। छोटी सी चींटी से भी सीखा जा सकता है कैसे यूनिटी में काम करते हैं, कैसे कई बार अनसक्सेस होने के बाद भी वो प्रयास करना नहीं छोड़ते।
जीनत खान कौन सी क्लास में पढ़ती? 9th क्या किया बताओ सुबह से अभी तक? सुबह से जंगल घूमे, वहाँ पेड़ पौधे के बारे में जाने। अच्छा, पहले नाश्ता किए, उसके बाद में जंगल घूमने के लिए गए, फिर वहाँ पर कई सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में जाने। उसके बाद में वो फुटप्रिंट देखे, उसके बाद में उधर पानी के पास गए, उसके बाद में इधर आए, यहाँ पर पेपर हुआ और वो उसके बाद में अभी खाना खाए। चलो ठीक है। ऐसे आए, जंगल गए, है ना, नाश्ता किए और फुटप्रिंट वगैरह देखे हैं, पौधों को भी देखे हैं। अब हम ये पूछ रहे हैं तुम लोग आए क्यों हो इधर, बताओ? वन भ्रमण में? वो तो तुम अपने गांव के पास भी कर सकते थे ना। क्या आपके टीचर ने क्या बताया कि चलना है जंगल वालों के पास? तो क्या 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 तुमको, मतलब जब तुमने अपना नाम लिखाया होगा तो क्या बताया होगा, कैसे अपना नाम लिखाया उनको कि हम भी जाना चाहें? कुछ तो बताया होगा कि ऐसा ऐसा है, कुछ बताया होगा ना। क्या बता के यहाँ लाए, हमें पूछना चाह रहे हैं? अरे ये बताया होगा अनुभूति है ना, उसमें जाना, अपने को जंगल घूमना है, ठीक है, वन विभाग कोई कैंप लगा रहा होगा, ऐसा कुछ बताया होगा ना। अच्छा ठीक है, बस इतना ही ना। तो अभी तक सुबह से लेके अभी तक जितनी भी एक्सरसाइज की है आप लोगों ने, तो उसमें आपको आनंद आया? अब हम तो थे ही नहीं, हमें पता ही नहीं कैसे आनंद आया होगा, है ना। तो अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो ये अनुभूति कार्यक्रम में आए हो आप लोग, मत करो। कार्यक्रम क्या है बताओ? अब अनुभूति भी बता दी है मैडम लोगों ने, सर लोगों ने, कि अनुभूति में जाना है। बताओ अनुभूति कार्यक्रम क्या है? जानने की जिज्ञासा। बताओ भाई क्या है अनुभूति कार्यक्रम? ना जानने की जिज्ञासा। क्या अनुभूति शब्द तो और कुछ बता रहा है। अनुभूति का यदि अपन देखें, फीलिंग है, फीलिंग्स, महसूस करना, और सीखने की जिज्ञासा बता रहा है। पहले डिसाइड करो क्या अनुभूति है, कि आप फिर बताएं आगे। फीलिंग, फीलिंग महसूस करना, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है, अभी आपने देखा क्या चल रहा था, कोरोना चल रहा था ना, अभी भी कोरोना है, ठीक है। अभी देखो कुछ लोग स्वेटर पहने हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को धूप लग रही है, ठीक है। अभी क्या चल रही है, सर्दी चल रही है। इसके बाद क्या आएगी, गर्मी आएगी, फिर इसके बाद बरसात आएगी। तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ये कोरोना महामारी आ गई अचानक, उसका रीजन होगा, छोटू मिस्टर सुनो इधर, नहीं तो तुम्हारा नाम लिख ले। तो प्रकृति का असंतुलन हुआ है, यानी पर्यावरण का क्या हुआ है, असंतुलन। तो वो असंतुलन क्यों हुआ है, बता सकता है कोई? भाई वो असंतुलन क्यों हुआ है? असंतुलन इसलिए हुआ है कि जो हमारा पर्यावरण है, ठीक है, जो हमारा पर्यावरण है, पर्यावरण का जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोसिस्टम है, वो डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है। अब कहोगे यार ये पर्यावरण क्या बता रहा है, पारिस्थितिक तंत्र क्या बता रहा है, क्योंकि 8वीं के भी लड़के हैं ना, है ना, हालांकि 8वीं में भी है। अभी मजा नहीं आया यार, अभी मजा नहीं आया। सलमान खान, ठीक है, रेडी? अब आई अनुभूति। अब नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे, जो थे आप सभी से परिचित हो चुके थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी अधिकारी कर्मचारी से परिचित हो चुके थे, और 2 गेस्ट आए हैं जिनके बारे में आपको जिज्ञासा है। अभी सर ने तो मतलब यानी आप लोगों को
मतलब मैंने बहुत अच्छे से मतलब मैंने इंटरटेनमेंट किए और आपको इन्फॉर्मेशन भी दी साथ में। इंटरटेनमेंट के साथ में इन्फॉर्मेशन देना बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सर का परिचय जानना चाहेंगे? सर परिचय जानना चाहते हैं भाई लोग। अच्छा एक चीज और, तुम लोग हंस रहे, थोड़ा और सुना देता हूँ, है ना? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे गांव में रामलीला होती है? लक्ष्मण तो जानते होगे ना? तो क्षमा करना तो रामलीला सभी ने देखी लगभग। अरे टीवी में रामायण तो देखी यार, देखी ना? एक आध छोड़ दे तुम, यही ना? तो क्या हुआ, एक बार तुम्हारे काली माटी के स्कूल में ऊपर से टीम आई, ठीक है? एरोप्लेन से उतरी थी, पैरा से बाद में सुनाएंगे, उसको रख लेते हैं, बाद में सुनाएंगे। अब ध्यान आ गया तो हम सुना देते। काली माटी में चेक करने के लिए टीम आई, क्योंकि काली माटी का बहुत नाम है। वो डीओ साहब भी बार बार मैसेज कर देगा हमारी काली माटी के टीचर और स्टाफ बहुत योग्य है और बच्चे बहुत योग्य है। तो बोले इसको देखने जाना पड़ेगा, चेक करने जाना पड़ेगा। तो फिर वो आए, तो चेक करने के लिए आए और तुम्हारा 9वीं की क्लास में वो एंटर कर गए। अब ऐसी कोई बच्चा तो उसको ने किया खड़ा, बोले बताओ बेटा, इतने बड़े अधिकारी आए हैं और उसको तुम खड़ा करोगे तो वैसे माँ साहब को तो वैसे डर जाता है वो कि साहब पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है। तो बच्चा को खड़ा किया तो उनसे पूछे, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? यस सर, हिंदी बोलो। साहब लोग तो खड़े हैं ऐसे अलग सब हैं और ये हमसे नाम पूछ रहे हैं। तुमने बताओ हमारा नाम जो है। अच्छा बोले बेटा बताओ धनुष किसने तोड़ो? धनुष किसने तोड़ा? सुनो तो यार, पूछ लो पहले, वो बता रहा कि नहीं बता रहा। तो धनुष किसने तोड़ा? जो है वो धनुष रखी हुई है, टीचर ने शिकायत करी हुई है, तो हमसे पूछ रहा है कि धनुष किसने तोड़ा? लड़का का भगवान साहब ये क्या पता किसने तोड़ा? ठीक है, तो उसने कहा साहब हमको नहीं पता किसने तोड़ा। दूसरे वाले का कहा बताओ किसने तोड़ा धनुष? हाल उसका तो वो और परेशान, बोले साहब हमने नहीं, और रोने लगा। ऐसे होते होते 4-5 लड़कों से पूछा उनने और फिर यही जवाब आया। बेचारे लड़के परेशान और डर के मारे भयभीत के अधिकारी बड़े हैं, है ना? तो फिर इसके बाद उन्हें कहा यार कि बताओ यार, बच्चों को पता नहीं है। फिर उनने मार साहब को खड़ो करो। अच्छा बोले बताओ मार साहब धनुष किसने तोड़ो? सो मार साहब का साहब जो देना धनुष टूटने तो, है ना, मतलब धनुष तोड़ने वाला कार्यक्रम होना था उस दिन मंच पे। तो मार साहब बोले साहब जो देना धनुष टूटने तो उस दिन हम रामलीला देख भी नहीं गए। आई समझ में? तो ठीक है, ऐसे ही एक बार कहा हुआ, अब फिर से जांच में आई टीम, तो फिर बच्चन को खड़ा किया। अब वो तो पैटर्न है कि आपको जब आपका स्कूल खुलेगा जुलाई से, और जुलाई से आपको मार्च के पहले एग्ज़ाम के पहले वो सेट है कि आपको ये चीज़ें करनी है और एग्ज़ाम करा देना है। ठीक है, उस टाइम टू टाइम प्लान चलता है तो वो पहले से करा देते हैं। तो क्या हुआ, उस स्कूल में केवल एम तक उनको सिखाया गया था। प्राइमरी का स्कूल था, कक्षा 2 या 1 की क्लास होगी, एम तक सिखाया गया था। ठीक है, तो जब वो आए चेक करने तो बोले बेटा उन्होंने बना दिया क्या बोलते उसको, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पे उन्होंने बना दिया ये। बोले तो चूंकि छोटे स्कूलों में और गांव के स्कूलों में जो देहात के स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है, अपन सिंबॉलिक रूप से पढ़ाते हैं।
आ फॉर अनार, ए फॉर एप्पल, है ना, ऐसा पढ़ाते हैं। तो उनने बोर्ड पे लिखा, ये लिख दिया, खड़ा किया, बोले बताओ क्या बना। तो उनने बताया ए फॉर, तुरंत आई बच्चों की आवाज़, ए फॉर अप्पू की मताई। फिर उनने कहा बी बना दिया, बोले बताओ क्या बना, तुरंत आई आवाज़, बोले बी फॉर मन्नू की मताई। ठीक है, ऐसे कहाँ तक पहुँच गए, एम तक, है ना। सो बी फॉर बबलू की मताई, है ना, कहाँ तक पहुँच गए, एम तक। तो एम बना दिया, बोले बताओ बच्चों क्या बना, बोले एम फॉर मन्नू की मताई। मतलब एम तक पढ़ा था। अब उनने क्या किया यार, ये बोले क्रम से पूछ रहे तो इनको पता है, थोड़ा क्रम गड़बड़ाते हैं। तो उनने एम को क्या किया, डब्लू बना दिया। फिर पूछा बताओ क्या बना है। अब सब लड़का पानी पानी और कहते नहीं क्या। फिर एक लड़का हिम्मत करके उठो, बोले साहब बनो तो एम है, लेकिन इनके कोनो ने घोड़े ऊपर कर दिया। तालियां। तो हाँ, पढ़ते बता रहे थे, मेरा नाम शिशुपाल अहरवाल, मैं मैडम के जैसा ही रेंजर हूँ, चूंकि आज वर्दी नहीं पहना हूँ, धुलने डली है। और मैं लांजी में ही पदस्थ हूँ। इनका पश्चिम लांजी आता है, इधर वाला एरिया, हमारा पूर्व लांजी आता है, बकरा मुंडी से आगे लगता है। ठीक है, तो कैसे लगे सर, अच्छे लगे ना? तो वाकई में आप लोग बच्चों के साथ बच्चे बनने में बहुत मज़ा आता है। और सर ने वाकई में उस टाइम मशीन जो होती है ना, टाइम मशीन में गोता लगा के आप लोगों के इसमें पहुंच करके कुछ बातें बताई, बहुत शानदार और कुछ खास जानकारी है। सर ने बताया आपको अनुभूति कार्यक्रम क्यों कराया गया करके, ठीक है ना, बताया। तो प्राइस के बारे में बता दिया जाए, किसका फर्स्ट है, किसका सेकंड, किसका थर्ड है, बताया जाए। तेरह नंबर लाए 15 में से, सभी के लिए ताली हो जाएगी। इधर देखिए, फिर महिमा केशुराव बोपचे, देखिए भाई, हेलो। तो महिमा रहा ये रंधे, सॉरी कौन है, निखिल, जल्दी आओ। एकदम फॉरेस्ट वाले के जैसे अच्छे अंदाज में नहीं, मिलिट्री वाले अंदाज आप समझ नहीं पा। मयंक सतीक्ष, इधर देखो, हाँ मयंक। आगे सर अमूल्य, इधर देखिए भैया, भैया हाँ फोटो भी लेने हैं ना। ईमानदारी से पूरा नहीं बताया आपने। चल आंचल बाबूलाल, आंचल हाँ। और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वालों ने 14 नंबर लाए, 15 में से 14, ठीक है ना। अब इन 3 लोगों में से डिसाइड होगा। तीनों के नाम बताते पहले, तीनों के नाम बताए थे। इन तीनों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो क्वेश्चन के ज़्यादा आंसर देगा तो उससे रैंक डिसाइड होगी, ठीक है। तो आप सेकेंड कंडीशन में अभी है नंबर 1 हर्षिता रामजी श्रीवास, ठीक है। फिर सेकेंड सपना धनराज बोपचे, अभी खड़े हो जाए, हाँ इधर आगे आ जाएंगे सब लोग। और आपको ने आंचल सुरेंद्र हरिखेड़ी, हाँ आप 3 हैं सेकंड नंबर पे। लेकिन अब आप लोगों के कुछ सवाल किए जाएंगे, सर दबाना नहीं है, जिसे क्वेश्चन का आंसर पता है वो फटाक से हाथ उठा देंगे, ठीक है। सवाल पूछेंगे, जैसे आज आपको फील्ड में ले जाया गया, आपको बताया गया है एक पेड़ ऐसा है जिसके पत्ती का आकार हृदयाकार होता है। किसका नाम जानते हैं आप लोग? हृदय के आकार का एक पेड़ का पत्ता होता है, इसका नाम आपको बताया गया था। किसी को बताया? आप तीनों में से तीनों ने नहीं बताया। ईमानदारी से मैंने बताया था कि नहीं बताया था? भूल कैसे गए? सिंपल सा नाम था, हल्दी घाटी की समझेंगे तो पहचान लेंगे सर। ये क्वेश्चन को डिसमिस कर देते। कौन सा है? वन विभाग का सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम देने वाला पेड़ कौन सा है? हाँ, इन्होंने जवाब दिया। इनका सेकंड नंबर कर दो।
हर्षिका। नहीं, उसके क्वेश्चन में भी क्वेश्चन, उसके आंसर में क्वेश्चन था ना, उसने आपसे पूछा सागौन। अरे सागौन PIP का फुल नेम कोई बता सकता है? जवाब सही था, उसने एक बार क्वेश्चन पूछा सागौन, सागौन सही बोला। अब्दुल नहीं पता। PIP का फुल फॉर्म बताया था? बताया था, मैं नहीं बताया हूँ फुल फॉर्म। हाँ चलिए बताया था। आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे थे? चलिए बताइए, सबसे बड़ी घास के बारे में कौन जानते हैं दोनों में से? ये भी वो बताइए सबसे पहले। बांस की 3 कंडीशन बताई गई थी। 3 कंडीशन के नाम किसको बताया आप दोनों में से? 3 कंडीशन, 3 अलग अलग एज में अलग अलग नाम होते हैं उनके, बताया गया था। नहीं पता? अब बताइए उस पेड़ के बारे में जिसको हमने टच करके देखा था और पीले कलर का कुछ लगा था, वो कौन सा पेड़ था? अरे बताए थे कि नहीं बताए थे? एक पेड़ जिसे बताए थे पीले फूल होते हैं, उसकी फली मूंगनी जैसी होती है। बाह, चलो ये भी नाम चलता है। अमलताज को बाह भी बोला जाता, तो ये 3rd हो गए, आप 4th हो गए। उसी के पेड़ के बारे में बताया गया था, आपको टच करने से पीले कलर का वो पाउडर लगता है ना, तो वो होता है उसकी फली जो होती है। हाँ फिर याद कर लेना। हाँ फिर सेकंड प्राइज हर्षी सर, यहाँ के रेंजर रह चुके। प्राइज में क्या है? लूट बक्सा, लंच बॉक्स। चलो बहुत बढ़िया। तो ये छात्र नहीं है, छात्रा है, पहली चीज़। दूसरा वो 9th क्लास में है। तीसरी चीज़ वो है टीनम घोरमारी। खड़े हो जाए दोनों टीम। अरे तारीफ आ गया, फर्स्ट प्राइज उन्होंने हासिल किया है। आपके 15 में से पूरे 15 अंक हैं। सब लोग जोरदार ताली बजाओ। सुनो, देखो सुनो, ये जीनत तुम्हारे सामने गाना सुना रही है, गीत सुना रही है, ठीक है? तो उसकी लाइनों को हम बोल देते हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय रेंजर साहब, मैं एक गाना सुनाने जा रही हूँ, उसमें जो भी गलतियाँ हो, भूल चूक हो, क्षमा करें। प्रस्तुत है जीनत जी का गाना। ऐसा ना बेटा, स्टार्ट करो। मेरी ज़मीं जोर से बोलो। माइक ले, माइक ले। बोलो ना। अरे रे अरे रे मेरी शान है इंडिया, अरे रे मेरी जान है इंडिया, कैसे जीऊंगी इसके बिन मैं, कैसे जीऊंगी इसके बिन मैं। सारी दुनिया में इसकी सानी नहीं है, हिंद जैसा दुनिया में दानी नहीं है। मेरी शान मेरा जान मेरा मान है, मेरा मुल्क सारी दुनिया की शान है। अरे रे मेरी शान है इंडिया, अरे रे मेरी जान है इंडिया, कैसे जीऊंगी इसके बिन मैं, कैसे जीऊंगी इसके बिन मैं। हिंद जैसा दुनिया में दानी नहीं है, मेरी शान मेरा जान मेरा मान है, मेरा मुल्क सारी दुनिया की शान है। अरे रे मेरी शान है इंडिया, अरे रे मेरी जान है इंडिया, कैसे जीऊंगी इसके बिन मैं, कैसे जीऊंगी इसके बिन मैं। गंगा यमुना और कावेरी यहाँ, गंगा यमुना और कावेरी यहाँ, हिंद जैसा दुनिया में दानी है कहाँ। अरे रे मेरी शान है इंडिया, अरे रे मेरी जान है इंडिया, कैसे जीऊंगी इसके बिन मैं, कैसे जीऊंगी इसके बिन मैं।
ठीक है, हमने गीत गाया, बाकी और किसी में है वो जोश, वो जज्बा जो यहाँ गा सके, कुछ बोल सके? कार्यक्रम रहा, इस बार में मैडम जी अपना फीडबैक देंगे। आदरणीय वन विभाग के हमारे दोनों डीए और वन विभाग के सभी कर्मचारियों, शिक्षा विभाग के सभी स्टाफ और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, साथ ही भोजन बनाने वाले कर्मचारीगण, सुबह से अभी तक आप लोगों ने जो भी किया, देखा, सुना, वो आपको कैसा लगा, है ना? तो वो मैं जैसे जिस लाइन में बोलूँगी आपको उत्तर देना होगा, ठीक है? ओके? आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? वेरी गुड। और मैं बोलूँगी और आपको उत्तर देना होगा। तन मन धन सबसे ऊपर आपको बोलना होगा वन, ठीक है? तन मन धन सबसे ऊपर, तन मन धन सबसे ऊपर, तन मन धन सबसे ऊपर। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए अब अगले पड़ाव, फोटो खींचा रहे हैं। चलो, थैंक यू, इन्होंने हिम्मत की। हमें यहाँ पे वन अनेक प्रकार के दिखाई दिए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें यहाँ का खाना पीना सब अच्छा लगा। इतना यहाँ ठीक है, यहाँ पे अभी दे देते है ना, बाकी प्रमाण पत्र आप लोगों को वहाँ डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगे। घूर मारे इनको आदरणीय प्रिंसिपल मैम जो है वर्मा मैम, हर्षिका रामजी श्रीवास, सपना बोपचे, आदरणीय कंकरायणे, मयंक कंकरायणे, आदरणीय विनोद सर, ये हमारे डिप्टी सर के लिए ताली बजाओ। अक्षय जांबुरे, आदरणीय सोनवाने सर, और सोनवानी साहब के लाने भी ताली बजाओ। शुभम तुलसीदास, कक्षा 8वीं, रामदयाल नकपुरे। बाकी बच्चों के प्रमाण पत्र आपको स्कूल में आपके मिल जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन स्वर एक जैसा होना चाहिए, ठीक है? आप लोग भी गाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मोटिवेशनल सॉन्ग है। ध्यान से सुनना है ना, और दोहराना। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, 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 आवाज हमें देना, हम दौड़े आएंगे। आवाज हमें देना, हम दौड़े आएंगे। चाहे अंधियारा हो या दूर किनारा हो, दो नन्हे हाथ उठे दो दीप जलाने को, दो नन्हे हाथ उठे दो दीप जलाने को, दो नन्हे हाथ उठे दो दीप जलाने को, दो नन्हे हाथ उठे दो दीप
से हैं। तुम लोग बड़े भारी, हम लोग जरा से हैं। आवाज हमें देना, हम दौड़े आएंगे। रॉकेट बनाएंगे, पान उठाएंगे। आकाश दीप से भी हम ऊंचे जाएंगे। चाहे अंधियारा हो या नूर किनारा हो, आवाज हमें देना, हम दौड़े आएंगे। चाहे अंधियारा हो या नूर किनारा हो। देखो सबने गा लिया। ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि मैं वनों, वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं स्वयं अपने घर या खेत में वृक्ष लगाऊंगा एवं उनको संरक्षित भी करूंगा। अन्य लोगों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। वन एवं वन्य प्राणियों को स्वयं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा एवं अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से रोकने का सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। अपने घर, गांव या नगर को स्वच्छ बनाए रखने में अपना योगदान दूंगा एवं प्लास्टिक के उपयोग में कमी करने का भी वचन देता हूँ। जय हिंद। 4 जनवरी 2022 के कार्यक्रम में आप लोग शांत रहे प्लीज। शांत, बात ना करें। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हमारे शासकीय हाई स्कूल काली माटी को चुना। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से या तहे दिल से आपका धन्यवाद देती हूँ। और सुबह से यानी बस से लेकर आने और यहाँ जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, आपके विभाग के हर एक कर्मचारियों ने हम सभी का बहुत ख्याल रखा, हम सभी को मार्गदर्शन दिया और वनों से संबंधित कई औषधियों और अन्य पेड़ों की जानकारी दिए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे डीएफओ रेंजर साहब अहिरवार सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रेरित किए हैं। साथ ही आप जो है सर, मैं सुरेंद्र बड़ी सर, हाँ, उन्होंने अपना बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिए हैं, आपको प्रेरित किए हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हमने यहाँ से जो कुछ भी पाया केवल आज के लिए नहीं, हम हमारे जीवन में याद करेंगे और हो सकता है कई लोग वन विभाग से बहुत अच्छे से जुड़ सकेंगे और ऐसा मेरा मानना है। तो हम लोग को सभी को आज का कार्यक्रम सर बहुत अच्छा लगा और मैं सोचती हूँ कहीं कोई भी कार्यक्रम में गए हैं इतनी व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम संपन्न होते नहीं देखा। तो यहाँ हम लोग
हम लोगों ने देखा, हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए हम पुनः बच्चों से इसके लिए धन्यवाद स्वरूप तालियां बजाएं। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आप लोग अगर पुनः हम लोग को आमंत्रित करेंगे तो और हम लोग धन्य हो जाएंगे। चलिए, 7 तारीख का तो इन्विटेशन दिया ना, 7 रात हाँ, आपने दिया है, धन्यवाद सर। पर हम ये भी चाहते हैं दूसरे स्कूल भी तो सीखे, है ना, तो हम ही आएंगे तो इसलिए खैर, तो आज के इस दिन के लिए आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।